हेलो गाइस, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं फिजिक्स इन माय व्यू। तो लास्ट टाइम ने आज एक्चुअली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रेगुलेटेड है तो शायद लेक्चर अच्छा चले, वरना गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिक्कत हो जाती है काफ़ी। तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई फाइनाइट रोड करंट कैरिंग रोड है या करंट कैरिंग वायर है, उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंडेंट फॉर्मूलेज पढ़े थे हमने। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। जो भी मेरे पास संकलन है 5-6 न्यूमेरिकल का, जो लिमिटेड है पर खास है, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्टर जो कि इंडक्शन से रिलेटेड है वो पढ़ते हैं। तो देखते हैं मेरे पास कौन कौन से अच्छे न्यूमेरिकल हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको लोकेशन बता ही देता हूँ। क्वेश्चन कहाँ पर है? ये आपका जो क्वेश्चन है, पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 132 पर। तो पेज नंबर 132 पर जो है क्वेश्चन नंबर है आपका 1। दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है वेक्टर बी इक्वल टू बी नोट आई प्लस 2j माइनस 4k। और दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इक्वल सम गिवन दिस एग्जिस्ट एट अ पॉइंट इफ अ टेस्ट चार्ज मूविंग विद अ वेलोसिटी दे रखी टेस्ट चार्ज की वेक्टर v इक्वल टू v नोट 3i माइनस j प्लस 3k, ओके 2k सॉरी 2k। और एक्सपीरियंस नो फोर्स की वैल्यू दे रखी है। जो मैग्नेटिक फील्ड पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तो फोर्स का मतलब होता है लॉरेंज फोर्स पे। इसका मतलब लॉरेंज फोर्स की वैल्यू 0 दे रखी है। एक्सपीरियंस नो फोर्स एट अ सर्टेन पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और फोर्स 0 न्यूटन पर कूलम न्यूटन दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए जनरली हमें क्या यूज करना है? हमें लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाय द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स, बाय द फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स, फॉर्मूला ऑफ लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ? लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो वेक्टर Q E प्लस V क्रॉस B। और दे रखा है आपको फोर्स की वैल्यू 0 है तो हो जाएगा Q वेक्टर E क्रॉस B, V क्रॉस B। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव साइन के साथ जो आएगा वो बैठेगा वेक्टर E इक्वल टू माइनस का हो जाएगा B क्रॉस B। एक्चुअली ये चीज जब इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी और जब माइनस की होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना? जब माइनस साइन चेंज हो जाएगा तो अब इसका हमें से जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है। देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा? जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। वेक्टर E इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट इसमें कार्टेशियन में है तो कैसे करते हैं? आई कैप जे कैप के कैप और इसके बी वेक्टर जो है ये है, इसको लिख दे रहे हैं बी नॉट और ये हो गया 2b नॉट और ये है माइनस का 4b नॉट और v नॉट की वैल्यू है 3v नॉट और माइनस का v नॉट और 2v नॉट। अब इसका जैसे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट आई होप आप लोग कर लोगे अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो हो जाएगी उतने न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से हमें जस्ट ये जैम में मैंने आपको बताया था, जैम में क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही हल्के आते हैं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और हमें लगभग सभी, अगर 100% फॉर्मूले हैं तो आपको 80% फॉर्मूले याद होने चाहिए। कंसेप्ट भी थोड़ा याद होना चाहिए। बहरहाल फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, प्रथम सीढ़ी है एग्जाम को करेक्ट करने की, ठीक है? तो ऐसे ये नहीं आएगा मेरे कहने मतलब, ये मैंने जस्ट ये बताया कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है। इस पर थोड़ा सा चेंजिंग करके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ज्यादा भारी नहीं बनेंगे। तो ये आज नोट कर लिया होगा आपने। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना कर लीजिएगा आप और पेज नंबर ये है। और जब आप अपने नोटबुक में नोट करें तो क्वेश्चन समेत पहले क्वेश्चन नोट करें फिर ये, ताकि बाद में सरलता हो किसी चीज का रिविजन करने में, ठीक? तो आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको अगले क्वेश्चन का पेज नंबर बताता हूँ और फिर उसे सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है दे रखा है पेज 135 पर। पेज है आपका 135 और क्वेश्चन नंबर है 8। A vector potential in the region is given by, वेक्टर पोटेंशियल दे रखा है वेक्टर A इक्वल टू x, y, z इक्वल टू माइनस का y i कैप प्लस का 2x j कैप एंड कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स। मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वेक्टर बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत ही खत्म क्वेश्चन है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर ए की टर्म में पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर इस वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है बताइए? मैग्नेटिक और वेक्टर, जब मैंने आपको बताया था वेक्टर कैलकुलस, जहां मैग्नेटिक जो मैंने वेक्टर पोटेंशियल की डेफिनेशन बताई है तो वहां मैंने बताया था कि वेक्टर कैलकुलस का यूज किया गया है। बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर पोटेंशियल यहाँ मैंने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन बताई है। वहां पे ये बताया था आपको वेक्टर बी इक्वल टू होता है डेल क्रॉस ए, डेल क्रॉस ए। तो आपको जस्ट क्या करना है, वेक्टर बी डेल की वैल्यू तो आपको पता ही क्या होती है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड
के कैप और वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है कितनी है, माइनस का वाई आई कैप प्लस का 2x जे कैप। आपको जस्ट इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है जो कि बच्चे को 11th में सिखा दिया जाता है, आई जे के कैप और डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल। देखो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो फिर तो मामला बहुत ही डेंजर जोन में है। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, जस्ट हमें ये पता चाहिए वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशन है। कई बार क्या होगा कि सिस्टम के लिए वेक्टर पोटेंशियल दे रखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा पूछेगा या मैग्नेटिक एनर्जी पूछ लेगा तो 1/2 म्यू नॉट। आपको मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए तो मैग्नेटिक एनर्जी भी पता चल जाएगी। जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के बारे में क्या होता है, यू क्या होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टू। वैसे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक एनर्जी भी इतनी होती है 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल बी स्क्वायर डी टू। तो ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो फिर आप मैग्नेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप जो है जस्ट कुछ भी करके घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है। बहरहाल आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और वो है क्वेश्चन नंबर, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लेंगे निसंकोच, तो उसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पेज 143, पेज नंबर है 143 और क्वेश्चन नंबर है 26। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है थिन डिस्क ऑफ रेडियस ए, एक डिस्क बना लीजिए और रेडियस है इसकी ए, नो डाउट रेडियस ए है, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा दे रखी है। ओके, इट्स रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ओके सर, सपोज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इक्वल टू बी जे कैप। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी इक्वल टू बी जे कैप। इधर की तरफ क्यों भैया, क्योंकि ये है वाई एक्सिस और ये है आपकी जेड एक्स जेड हो गया, वाई जेड तो ये एक्स हो गया। ठीक है। सो दैट द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क इज, टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, हमें यही प्रूफ करनी है 1/4 पाई सिग्मा ओमेगा बी ए टू द पावर 4, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉर्क लगेगा क्यों, है ना, वो जानना बहुत जरूरी है कि टॉर्क सिस्टम पर लगेगा क्यों। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि करंट किसे कहते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करता है तो कौन सा फोर्स लगता है। मैंने आपको बताया था जब कभी किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जाता है तो उसके मोशन की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है जिसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। ठीक है सर, अगर हम इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने सिग्मा दे रखी है तो वो कांस्टेंट स्टैटिक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि चुपचाप उस पर दी गई है, वो चल विचल अचल स्थिति में चल नहीं रही है। अब क्या करना है, इस डिस्क को अगर हम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाएंगे तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगी और किसी पॉइंट पर अगर हम देखें तो वो पॉइंट सर्कुलर मोशन करेगा, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज जो है डायनामिक स्टेट में आ जाएंगे और डायनामिक स्टेट में चार्ज आएगा तो वो चार्ज इस वाले मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, उस पर फोर्स लगेगा और चूंकि सिस्टम रोटेटिंग है तो उस फोर्स को फोर्स ना कहकर हम टॉर्क कहेंगे क्योंकि रोटेटिंग सिस्टम पर टॉर्क अप्लाइड होता है। तो हमें कहीं ना कहीं पहले चार्ज निकालना है, उस पर लॉरेंज फोर्स या उसके जरिए टॉर्क निकालना है, तो हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना पड़ेगा। देखो मैं सॉल्व करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। आपको जस्ट यहाँ पर एक डिस्क माननी है, डिस्क के अंदर एलिमेंटल डिस्क माननी है जिसकी हमने विड्थ मान ली डी आर और रेडियस मान ली यहाँ तक आर। और जब मानेंगे जब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ये रोटेट करेगा तो किसी पॉइंट पर अगर यहाँ पर चार्ज की मात्रा कुछ क्यों है तो वो रोटेट करने पर डायनामिक स्टेट में आएगा, उसमें करंट फ्लो होगी आई, तो इसका मतलब ये करंट कैरिंग रिंग बन जाएगी। तो सबसे पहले इस पर करंट निकालते हैं, करंट कितना है जिससे मैं मैग्नेटिक मूवमेंट निकल पाऊं। तो करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालने का तरीका ये है कि आपको सरफेस करंट मानना पड़ेगा क्योंकि सिग्मा दे रखा है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ सरफेस करंट, डेफिनेशन ऑफ सरफेस करंट क्या होती है भाई, सरफेस करंट की डेफिनेशन, सरफेस करंट की डेफिनेशन होती है I इक्वल टू, सरफेस करंट को K से डिनोट करते हैं, K इक्वल टू I अपॉन डी आर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो K इंटू डी आर इक्वल टू हो जाएगा I एम्प्लाइज I इक्वल टू हो जाएगा K डी आर। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म में लिखना है। तो K की वैल्यू रख देंगे I इक्वल टू K, की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू V इंटू डी आर, K की वैल्यू सिग्मा भी होती है, आप जस्ट प्रूव भी कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, K की वैल्यू सिग्मा भी होती है ना, तो K की असली वैल्यू क्या होती है I अपॉन डी आर, I की वैल्यू रख दीजिए कितनी होती है dq ओवर dt, dq ओवर dt इंटू डी आर। अब आपको क्या करना है, डी आर से मल्टीप्लाई डी आर से डिवाइड करना है, तो ये चार्ज अपॉन एरिया ये बन गया सिग्मा और डिस्टेंस अपॉन टाइम ये बन गया वेलोसिटी। तो सिग्मा भी, ये मैंने एक डायमेंशनली प्रूफ करा है, जरूरी नहीं है इसका प्रूफ यही हो। बहरहाल मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि K इक्वल टू सिग्मा भी होता है।
तो आप इसका यूज यहाँ पर करेंगे k इक्वल टू सिग्मा वी का, ताकि हम बाद में v इक्वल टू आर ओमेगा लगाकर ओमेगा को ला सकें यहाँ पर, सिग्मा इंटू वी इक्वल टू आर ओमेगा इंटू डी आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल टू सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू आर डी आर, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम इसके जरिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं सिस्टम का। सो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द सिस्टम, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग रिंग, कैरिंग रिंग आप समझ रहे हैं करंट कैरिंग क्यों कहा, क्योंकि डायनेमिक स्टेट में डीएम इक्वल टू आई, करंट पूरा है बिल्कुल सर, आई इंटू एरिया, डीएम इक्वल टू, अब बताइए करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू है सिग्मा ओमेगा आर डी आर, सिग्मा इंटू ओमेगा इंटू आर डी आर, और एरिया की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये वाली रिंग ली है। तो किसी रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना मैंने आपको सिखाया था, यही होता है। डीएम इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा ओमेगा आर की घात 3, थोड़ा सही करके लिखते हैं, सही करके इन द सेंस पहले लिखेंगे डीएम इक्वल टू हो गया पाई, लिखो सबसे पहले पाई सिग्मा ओमेगा आर की घात 3 इंटू डी आर, ठीक, ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। और ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, बताइए जरा टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है। टॉर्क की डेफिनेशन होती है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएं तो टो इक्वल टू एम पी होता है, टो इक्वल टू पी साइन थीटा आपने पढ़ा होगा। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड में होता है फॉर्मूला डी टो इक्वल टू डी एम इंटू बी, इंटीग्रेट कर देंगे तो पहले डी टो, डी एम की वैल्यू कितनी है, डीएम की वैल्यू है पाई सिग्मा ओमेगा आर क्यूब डी आर, इसको मैं प्रूफ करूंगा इसलिए ब्रैकेट में रख लेते हैं। डी आर इंटू बी की वैल्यू तो बी है, अब जैसे इसे इंटीग्रेट करेंगे टी इक्वल टू पाई सिग्मा ओमेगा, और ये बी और इंटीग्रेशन 0 से a तक आर क्यूब इंटू डी आर, और अब जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा पाई सिग्मा ओमेगा बी आर की घात, जब 4 होगा तो a की घात, इंटीग्रेट अच्छे से कर देता हूँ, आर की घात 4/4, और ये 0 से a तक, और आप जैसे इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा पाई सिग्मा ओमेगा बी a की पावर 4/4, जो कि ये है। तो ये आपका टॉर्क प्रूफ हो गया कि उस सिस्टम पर इतना टॉर्क लगेगा। ठीक, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो इस एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है, इसे अच्छे से नोट करें और फिर इसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करें। तो हम, अगर आपने नोट कर लिया तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय द वे समझना क्या था, इसलिए समझना ये था कि हम कैसे सरफेस करंट से नॉर्मल करंट निकाल सकते हैं किसी रिंग के लिए, फिर उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के जरिए हम टॉर्क निकाल सकते हैं। एक्चुअली सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। जैसे एम में आई आता है, आई सरफेस करंट से रिलेटेड है, तो सारे फॉर्मूले और उनको यूज करना आना चाहिए। बाकी तो पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा वो तो वहीं पे यूज करना पता चलेगा उस तरह, उस हिसाब से। इसे मिटाते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, इसे नोट कर ही लिया होगा तो इसे मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर बहुत शानदार है, उसमें से क्वेश्चन आना है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि फैराडे भैया आएंगे तो कम से कम 4 नंबर लाएंगे। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 144 पर है और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। तो एक काम करते हैं, पहले इसे यहां से इसके डायमेंशन चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, बस जस्ट ये लिखा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। एक डायग्राम दे रखा है, एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर से यहाँ पर एक लाइन है और यहाँ पर एक लाइन है, और ये लाइन यहाँ पर वास्तव में ऐसे नहीं है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, और वास्तव में ये वायर है जो कि इस डिजाइन में बनाया गया। पूछ रहा है कि इसके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ओ पर, जबकि इसकी रेडियस दे रखी है कैपिटल आर। तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आर्क की वजह से निकालना सिखा रखा है, स्ट्रेट वायर की वजह से बता रखा है फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला आप यूज करेंगे जस्ट ऑफ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे फर्स्ट वायर मानता हूँ, इतने पार्ट को, सर्कुलर वाले को सेकंड पार्ट मानता हूँ और सीधे वाले को थर्ड पार्ट मानता हूँ, और फिर तीनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट निकाल कर हम सम कर देंगे तो इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो बी फर्स्ट इसे कह रहा हूँ पहले मैग्नेटिक फील्ड को। तो सबसे पहले हमें देखना है स्ट्रेट वायर की पॉइंट कितनी दूर और किस एंगल पर ओरिएंटेड। तो ये देखो जस्ट सामने है, और मैंने आपको बताया था जब किसी वायर के सामने कोई पॉइंट आता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो इस पर तो 0 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब बात करते हैं बी सेकंड की। बी सेकंड मतलब आर्क वाला पार्ट है, और आर्क वाले पार्ट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था μ0/2 पाई I/r इंटू अल्फा। आप जरा रिकॉल करें, पीछे जाकर पेपर में देखें तो यही होता है। तो अब बात करते हैं ये आर्क एंगुलर कितना प्रोजेक्ट कर रही है। तो सबसे पहली बात, इस वाले एंगल को कहते हैं π/2, ऐसे ये π/2 ऐसे ये π/2 ऐसे π/2 होता है।
ये आर्क जो है इतने पर ओरिएंटेड है, 3/4 भाग में, इतने में। तो ये देखो π/2 1, π/2 2, π/2 3, 3π/2 ये एंगल है, तो अल्फा की जगह 3π/2 रखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नहीं 4 पाई होता है थोड़ा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू एंगल है 3π/2, 3π/2। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में आपका है इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये जस्ट फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का, क्योंकि लेंथ वायर की है इनफाइनाइट, ये है इनफाइनाइट वायर। तो आपको जस्ट क्या करना है, अब इन सब चीज को सम कर देना, आंसर जाएगा। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इसे मिटा देते हैं भाई, क्योंकि ये काम का नहीं है। काम का मतलब काम का तो है, बस समझ में आ गया होगा, समझाने के लिए था। जोड़ो भैया, कितना आएगा, वेक्टर बी इक्वल टू आ जाएगा बी फर्स्ट प्लस बी सेकेंड प्लस बी थर्ड, जोड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू, बी फर्स्ट कितना है भाई, बी फर्स्ट है 0, मतलब ही नहीं बनता जोड़ने का। सेकंड है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 3π/2, वेरी गुड। और थर्ड है आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, तो कॉमन दोनों में से आ रहा है वेक्टर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर, दोनों में से जिंदा कॉमन आ रहा है, और अंदर बचेगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ऐसे लेना, ये देखो इतना कॉमन आ रहा है ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर कॉमन आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर कॉमन आ गया। तो 3π/4 बचा यहाँ पे, 3π/4 बचा, और वहां बचा सन्नाटा अर्थात 1। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो सेंटर पर होगा। अगर आपको इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, किसी भी वायर पर आपको अंगूठा ले आना है, और ये रहा अंगूठा, वायर करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखना है ऐसे, और उंगली देखनी किधर घूम रही है, उंगली देखनी किधर घूम रही है, उंगली ऐसे घूम रही है। तो जब ओ पर पहुंचेगी उंगली, तो अंदर से बाहर क्यों निकलेगी, मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बाहर की तरफ होगा, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और समझ गए होगा आपका क्या कहना चाहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। ये नोट कर लिया हो तो मिटा देता हूँ। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं यार, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने में जरूर आता है, ये तुम देखना। अभी तुम्हें और क्वेश्चन दिखाऊंगा, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, कुछ भी नथिंग। पर कुछ क्वेश्चन आगे पॉइंटिंग थ्योरम से और रेडिएशन डिपेंडेंट है, वो थोड़े अच्छे होते हैं, पर उनमें भी पकड़ बन जाए एक बार तो ईएमटी से हल्का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। दैट्स व्हाई हमने ईएमटी ही स्टार्ट करी सबसे पहले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 148 पर है, और आपका क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 पेज 148। डायग्राम दे रखा है, एक ऐसा सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल है ऐसे, और ये मिटा रखा है यहां से ऐसे करके, और ऐसे कर रखा है, ये है डायग्राम, ठीक है। ठीक, ये वायर दे रखा है, इसको ऐसे मिला देते हैं, बिल्कुल सटीक। ये वायर दे रखा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पर, और करंट की डायरेक्शन दे रखी है ऐसे, और आपसे पूछा गया है ये रेडियस बी है और ये रेडियस ए है, और पूछा गया कि बताओ सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसलिए क्वेश्चन गलत, डायग्राम गलत बना दिया, डायग्राम जो है वेल ओरिएंटेड नहीं है, तो मैं दोबारा बना दे रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में जाए, क्योंकि इसकी एंगुलर ओरिएंटेशन पता नहीं चलेगी ना। फिर एक सर्कल बनाया, उसके अंदर एक और सर्कल बनाया, 4 टुकड़े करे इसके, और फिर ये मिटा दिया, ऐसे है डायग्राम, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है ना। वो जब आपको डायग्राम क्वेश्चन में देगा यार, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत हल्का पेपर होता है, बहुत ही हल्का पेपर होता है। दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है आपका सिलेबस पूरा सही टाइम पे कवर नहीं हो पाता, और दूसरा रिवीजन नहीं कर पाते आप। सिलेबस कब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, नंबर लाने का लगेगा, सिलेबस कवर कर लो कब तक, नवंबर तक, और 3 बार रिवीजन कर लो जो तुम्हें पढ़ाया गया, नंबर आ जाता है आराम से, बिल्कुल सिंपल। अब क्या नहीं हो पाता ना, तो सिलेबस नवंबर तक कवर होता, और ना ही 3 बार रिवीजन होता। फिर आप सोचते हैं अगली बार फरवरी में जैम देंगे, क्योंकि जैम कितने भी बार दे सकते हैं, ये जैम की एक अच्छी बात है। बस इंटरव्यू में जाओ, बोलते हो कि हमने 3री बार में निकाला है, तो वहां पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बोलते हैं वाह, तो आप आईआईटी के लिए ही बने हैं, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाना चाहिए। जैम जैसी चीज भी ना हो पाए तो बेकार है। आए और डायरेक्शन यही करंट की, एक्जैक्ट यही है करंट की डायरेक्शन, और जब ऐसे है तो यहाँ से ऐसे होगी। तो ये रेडियस दे रखी है भाईजान बी, और ये दे रखी है रेडियस ए, और पूछा है मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर। तो बहुत ही सिंपल है यार, इससे हल्का तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। पहली बात देखो, ये बताना तो नहीं पड़ा ना, ये वाला इसको फर्स्ट मान लेते हैं आर को, इस वाले फर्स्ट आर को सेकंड मान लेते हैं। तो बी फर्स्ट जो है वो आर कितनी है, ये वाली है,
तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई या 4 पाई आई अपॉन बी, रेडियस बी लेते हैं, इंटू अल्फा, चलो अल्फा लिख दिया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बी इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी, 90 डिग्री दिख रही है। अब दिख रही हो तो हाँ बोल देते यार, पर बोलोगे भी तो आवाज कैसे पहुंचेगी। ये हो गया π/2, ठीक है। ऐसे इसको देखेंगे तो ये वाली कितनी बना रही है, 20 सेकंड बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू अल्फा, चलो रख देता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू अल्फा की वैल्यू 3π/2 है, दिख रहा है। इन दोनों को ऐड करना है। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बहुत यार, ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर छूट गए ना तो अंदर से पाप लगता है, बिल्कुल अंदर आत्मा पाप देती है, बोले क्या कर दिया ये हमने, क्योंकि ये इतने हल्के क्वेश्चन होते हैं कि मतलब ही नहीं बनता छूटने का। ये छूट गए तो फिर गलत बात है बहुत ज्यादा। बी फर्स्ट कितना दे रखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बी इंटू π/2। जब मैं शुरू में, ये 12th में सिखा दिए जाते हैं इसलिए हल्के लग रहे हैं आप लोगों को, ये तो हो ही जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। कॉमन लो भी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है आपका, पूरे कॉमन आ रहा है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ रहा है, और आई भी कॉमन आ रहा है, और नीचे आई π/2 भी आ रहा है कॉमन, देख लो अंदर क्या बच रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई π/2 कॉमन आ गया, बचा 1 अपॉन बी, और प्लस यहाँ बचा 3 अपॉन ए, am I right? करेक्ट, 3 अपॉन ए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पर। ये क्वेश्चन था, बस जरा सा आपने नोट कर ही लिया होगा, नहीं करा हो तो इसको स्टॉप करके नोट करें, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसे मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया हो तो। क्वेश्चन है अगला, वो भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे अगले चैप्टर पर। और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 148 पर, क्वेश्चन नंबर 37 में ही दूसरा पार्ट है एग्जैक्टली। ये 2 क्वेश्चन दे रखे थे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना, तो 2 क्वेश्चन दे रखे 2 नंबर बनाने के लिए। और ये इस क्वेश्चन का डायग्राम बहुत शानदार है, ऐसे देखो कैसे बनेगा ये। पेज नंबर 148 पर क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट बी है, डायग्राम ऐसे दे रखा है, एक स्क्वायर बना लिया, ओके सर, उसके बाद एक सर्कल बना लिया ऐसे, और ये मिटा दिया यहां से, सही बनाया है, सही ही बनाया है, बस ये आप समझ जाए सेंटर जो है सर्कल का यहाँ पर है ना, जिससे हम बता पाए कि एंगल क्या, एंगल ओरिएंटेशन कैसा, कि हम 3π/2 कह सकें इसके लिए, है ना, वो बहुत मेन मायने रखता है। डायग्राम अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया ना तो फिर आप एंगल नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या है, और करंट जब तक फ्लो नहीं हो तो आप डायरेक्शन नहीं बता सकते मैग्नेटिक फील्ड की क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस दे रखा और साइड दे रखा है बी, और ये दे रखा है ए, और सेंटर कह रहे हैं पॉइंट ओ, ठीक है, ये है पॉइंट ओ। निकालते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट इन द सेंस फॉर्मूला दूसरा लगेगा ना, फॉर्मूला कैसे दूसरा लगेगा, तो इस वाले पार्ट को मैं मान ले रहा हूँ सेकंड, इस वाले पार्ट को मैं मान ले रहा हूँ फर्स्ट के लिए मैं निकाल दे रहा हूँ बी फर्स्ट की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई आई अपॉन रेडियस कितना है ए इंटू अल्फा की वैल्यू 3π/2 ले भाई, इतना हो गया सॉल्व। बात करते हैं इसकी, तो ये वाला वायर के सामने पॉइंट है खत्म मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले वायर के सामने पॉइंट है खत्म मैग्नेटिक फील्ड। बात करते हैं इस वाले वायर और इस वाले वायर की, मतलब आपको क्या करना है, एक वायर की वजह से निकालना है और डबल कर देना है ताकि दूसरे वायर की वजह से निकाल। तो मैं बी फर्स्ट में क्या कर रहा हूँ, बी सेकंड में क्या कर रहा हूँ, इस वाले वायर की वजह से निकाल रहा हूँ और फिर डबल कर दूंगा, ठीक है। तो ये आ गया बी सेकंड के लिए। अब देखो जरा आप, फाइनाइट वायर है जिसकी लेंथ बी है, कितनी है, बी है, और ये फाइनाइट वायर यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल मायने रखता है, और ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री, कितना बना रहा है, π/4। तो ये आपका बन जाएगा, फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी है, और sin φ1 प्लस sin φ2 ये फॉर्मूला है, sin φ1 प्लस sin φ2 ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को जब यहाँ यूज करेंगे तो बी सेकंड की वैल्यू आएगी, बी सेकंड इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बी sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 प्लस sin φ2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल जो है ये वाला एज, अच्छा एक फाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड जब निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो भाई यही होता है। अब करना क्या होता है कि आपको एंगल देखना होता है, एंगल कितना ओरिएंटेड कर रहा है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट इस पर जो है 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट से ये वाला जो मेजर एक्सिस है इससे अगर इस पॉइंट पर एंगल देखें जो इधर की तरफ बनता है वो कम होते होते एंगल जीरो हो गया है। तो एक एंगल जीरो है, एक एंगल 45 डिग्री है, तो बी सेकंड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन बी साइन 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री,
साइन 45 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना साइन 45 1/√2 कितना होता है 1/√2 आई अपॉन बी इंटू 1/√2। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी एट पॉइंट ओ कैसे निकालेंगे, तरीका होता है B इक्वल टू बी फर्स्ट प्लस 2 इंटू बी सेकेंड। 2 मतलब समझ में आ गया, 2 वायर हैं ऐसे। B इक्वल टू बी फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, ये है μ0/4 μ0/4 आई अपॉन ए इंटू 3π/2 इंटू प्लस 2 इंटू बी सेकेंड की वैल्यू कितनी है μ0/4 आई अपॉन बी इंटू 1/√2। बहुत हल्के क्वेश्चन होते हैं यार, ये तो कितनी बार होता हूँ ये तो छोड़ ही नहीं सकते। 4 I/2 कौन ले सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो I/2 ले सकते हैं। चलो I/2 कॉमन नहीं ले रहा यार, इतना ही कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। μ0/4 I कॉमन ले लिया मैंने, तो बचा 3π/2a 3π/2a यहाँ कॉमन ले लिया, प्लस μ0/4 I कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 2/b√2। देख लो यार, μ0/4 और μ0/4 I कॉमन ले लिया तो बचा 2/b√2 और जो ऑप्शन दे रखा उसके हिसाब से हम इसे और छोटा कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन था मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। इसके बाद हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं करेंगे, और अगर आपका कोई क्वेश्चन अटकता है तो आप उस क्वेश्चन को हमें लिख भेजेंगे व्हाट्सएप के जरिए, या किसी और मेथड से उस क्वेश्चन को लिख भेजेंगे। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा है, अगला क्वेश्चन ही एक्चुअली अगला चैप्टर है। अगला चैप्टर जो है हमारा वो है चैप्टर नंबर 8, जो कि है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फैराडे लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। देखो मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मटेरियल में जो है ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वहाँ वो पढ़ते हैं हम पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो थ्योरी है, तो वो आप बुक से पढ़ लेंगे, उसमें बहुत बड़ा पंगा नहीं है। हम बात करेंगे थोड़ी बाउंड्री कंडीशंस के बारे में, और फिर जाके हम फैराडे लॉ पर पहुंच जाएंगे। बाउंड्री कंडीशन वो मैग्नेटिक मटेरियल वाला पढ़ते हैं, बस कुछ भी नहीं है बाकी। ठीक, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8। इसे मिटा देता हूं। बाउंड्री कंडीशंस, वेक्टर पोटेंशियल की बाउंड्री कंडीशंस जरूरी है ऑफ वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में मिक्स कर दे रहा हूँ। चैप्टर 8 जो है वो बहुत ही छोटा सा है, चैप्टर नंबर 9 उसमें मिक्स कर देंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 और उसके साथ चैप्टर 9 जो फैराडे है वो इसमें हम कर दे रहे हैं, और इसका नाम है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसके बाद है आपका फैराडे लॉ एंड इंडक्शन। देखो इस चैप्टर में आपको मैं एक बात बता दूं कि मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मटेरियल को मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा, या मैं क्यों डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि पहली बात उसमें सारी थ्योरीज है। थ्योरी इन द सेंस आपको ये बताया गया मैग्नेटिक मटेरियल कैसे इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे चेंज होता है। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। फिर हिस्टेरेसिस लूप भी उसके अंतर्गत ही आता है, और ससेप्टिबिलिटी, और उसके ये सारी छोटी मोटी चीजें थ्योरेटिकल है पूरी तरह से। ये चैप्टर पूरी तरह थ्योराइज्ड है, तो थ्योरी है इसमें, इसलिए आप इसे बुक से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, जैसे एंगल ऑफ डिप का, या जिसे कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नति कोण, नमन कोण वाला जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन विद द मेटल रोड, ये सारी चीजें अगर समझ में नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, फिर हम उसी को डिस्कस करेंगे। बाद में इस चैप्टर में पूरी थ्योरी है। एक चीज है जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की, फिर हम सीधा फैराडे लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की जो अच्छी चीज थी वो थी आपका, सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन छोड़ो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वायर मैंने आपको बता दिया, तब दोबारा प्रूफ कर देता हूँ। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग वायर, आई थिंक मैंने प्रूफ कर दिया है, तभी मैं दोबारा करता हूँ। ये मान लीजिए कोई एटम है, और एटम के ये सेंटर है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन कोई चक्कर लगा रहा है, ऐसे चक्कर लगाएगा तो करंट उल्टी बहेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे चक्कर लगा रहा है तो करंट ऊपर बहेगी। समझ बात को। अब क्या करना है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन में उंगली ऐसे घुमा दीजिए, फिर समझ लीजिए करंट की डायरेक्शन में उंगली ऐसे घुमा दीजिए, और अंगूठा मैग्नेटिक मूवमेंट को डिनोट करेगा। तो ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। वेक्टर एम निकालने का तरीका होता है m इक्वल टू आई ए, एम इक्वल टू आई इंटू ए। एरिया तो बहुत सिंपल है निकालना, आई इंटू पाई आर स्क्वायर,
है ना। अब बात आती है करंट कैसे निकालें। करंट की वैल्यू होती है डी क्यू ओवर डी टी, ये तो होती है करंट की वैल्यू कितनी होती है डी क्यू ओवर डी टी, तो ये हो गया ई अपॉन टी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं टी क्या है, टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड को मैंने v मान ली, डिस्टेंस को मान लिया 2 पाई आर सर्कमफेरेंस, और टाइम को मान लेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 2 पाई आर, मैंने करा है यार ये पहले। इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है वेक्टर m इक्वल टू e अपॉन t की वैल्यू कितनी है 2 पाई r अपॉन v इंटू पाई आर स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कट गया, r से r कट गया, v चला गया ऊपर, तो बच गया e और ऊपर चला गया v और ऊपर बचा एक r और नीचे बचा 2 EVR/2। तो ये EVR/2 जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक, अब हम बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन। ये आपको जस्ट नोट करना है, ये ऑप्शन में आपका आ जाए तो अच्छी बात है, वरना इस पर रिलेटेड क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब मैग्नेटाइजेशन बाउंड्री कंडीशन। ये मैं मानता हूँ एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटाइजेशन की बाउंड्री कंडीशन। तो इसे आपने नोट कर लिया, उसे मिटाते हैं। और मैग्नेटाइजेशन की जो बाउंड्री कंडीशन है बाकायदा आप रट लीजिएगा, क्योंकि याद नहीं रहती हैं। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन की बाउंड्री कंडीशन हमारे जमाने में शायद उस दिन मैंने क्लास स्किप कर दी थी, क्या हुआ था पता नहीं मुझे, हमारे जमाने में शायद ये पढ़ाया नहीं गया था, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ मैग्नेटाइजेशन की बाउंड्री कंडीशन। मैग्नेटाइजेशन बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। तो बाउंड्री कंडीशन सिंपल है, आपको मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन पढ़ी थी, याद है नहीं याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड की परपेंडिकुलर जो आपका E का जो टेंजेंशियल होता है, E फर्स्ट टेंजेंशियल बराबर E2 टेंजेंशियल, और D फर्स्ट नॉर्मल बराबर D2 नॉर्मल। ये तो बहुत सिंपल था, मैंने आपको बता दिया था कि इसको ऐसे याद करना। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन क्या होती है। तो ये आपका जस्ट एक फॉर्मूला है जो याद करना है। मान लीजिए ये कोई रीजन है, और यहाँ पर आपको इस तरीके से हमने एक एलिमेंट लिया है, सरफेस एलिमेंट, जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को कह रहे हैं हम बी अबव, और ये है बी अबव परपेंडिकुलर, और नीचे है बी अबव बेलो। ठीक है, ये है बी बेलो माने नीचे परपेंडिकुलर। ठीक, उसी प्रकार अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ऐसे, इसका मतलब क्या है, इस सरफेस में सरफेस करंट फ्लो हो रही है, सरफेस करंट को डिनोट करते हैं के से। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है, बाउंड्री कंडीशन है बी अबव, या आपको याद करना है परपेंडिकुलर माइनस बी बेलो परपेंडिकुलर, बेलो परपेंडिकुलर इक्वल टू म्यू नॉट के, इक्वल टू बी अबव परपेंडिकुलर माइनस बी बेलो परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर वाला है वो तो कंटिन्यूस होगा, मतलब जीरो कंटिन्यूस होगा, समझ लो। अगर इसको इधर ले जाओगे तो बी अबव परपेंडिकुलर बी बेलो परपेंडिकुलर कंटिन्यूस होगा। इसका मतलब हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं ताकि याद करने में थोड़ी सुगमता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। उसका जस्ट उल्टा मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब आते हैं पैरेलल कंपोनेंट में। तो बी अबव पैरेलल कंपोनेंट माइनस बी बेलो पैरेलल कंपोनेंट इक्वल टू होता है म्यू नॉट के के बराबर, म्यू नॉट के बराबर। जहां म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी, और के क्या है, सरफेस करंट। तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है वहां पैरेलल क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और यहाँ पैरेलल क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ में आ रही बात। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप याद करना है, जस्ट इसका अपोजिट कर देना, आपको ये याद हो जाए। अगर आप इसको टोटल जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा कि इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, बी अबव टोटल मैग्नेटिक फील्ड, बी अबव माइनस इन दोनों जोड़ोगे टोटल बी बेलो, और ये हो जाएगा म्यू नॉट के। मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि सेमी पार्ट जब उसका डिसकंटिन्यूअस है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक, अब ये तो आपको पता चल ही गया होगा, सिंपली ये तो याद रह ही जाएगा, बी अबव इक्वल टू बी बेलो इक्वल टू 0, और बी अबव पैरेलल माइनस बी बेलो पैरेलल इक्वल टू म्यू नॉट के, तो याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि वेक्टर पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वेक्टर पोटेंशियल बी अबव बी बेलो बिल्कुल सेम रहेंगे, क्योंकि वो पोटेंशियल है, सेम लाइक स्केलर पोटेंशियल। जैसे वहां पे स्केलर पोटेंशियल सेम रहता है, वैसे यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर पोटेंशियल भी सेम रहेगा। नाउ वेक्टर पोटेंशियल ए अबव बराबर ए बेलो बराबर होंगे। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ए अबव वेक्टर पोटेंशियल क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, CUNTNI यूएस कंटिन्यूअस रहेगा। जब मैं आपका टेस्ट लूंगा तो याद रखना, मैं पहले मेंशन कर दे रहा हूँ, इसकी बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड, इसकी बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड या इसके बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर 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 दूंगा, जो कि 2 होंगे, ताकि मेरे को ये श्योर हो जाए कि हमने इसे अच्छी तरीके से याद कर लिया। हमें याद रखना है कि बाउंड्री पर किसी मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक मटेरियल की बाउंड्रीज पर वेक्टर पोटेंशियल जो होता है अबव और बेलो बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि नॉर्मल कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में है डी अबव अपॉन डी एन और माइनस के डी बेलो
अपॉन डी एन ये होता है माइनस के म्यू नॉट के बराबर, मतलब ये डिसकंटिन्यूस होता है, मतलब ये डिसकंटिन्यूस होता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है वो होता तो कंटिन्यूस है, लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बट डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल हैज डिसकंटिन्यूस, तो ये डिसकंटिन्यूस होता है। ये आपको पता होना चाहिए, बस यही हमारे मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज थी जो कि इरेगुलर थी, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो वी कैन से magnetic vector potential is continuous or above and below of the surface. Magnetic vector potential is continuous above and below of the surface, but its first derivative is discontinuous. सेम जैसे आप अगर आपने वो पढ़ा हो, अगर आपने एक चैप्टर है यार याद नहीं आ रहा नाम, उस चैप्टर का नाम है, नाम क्यों नहीं आ रहा, जिसके अंदर हम गिब्स फंक्शन पढ़ते हैं, फेज ट्रांजिशन एक चैप्टर है जो स्टैटिक्स में थर्मल के बाद पढ़ते हैं, वहां भी ऐसी चीजें आती हैं कि ये कंटिन्यूस है पर इसका सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है, कौन सा कंटिन्यूस है कौन सा कंटिन्यूस नहीं, वो सारी चीजें याद करनी पड़ती हैं। हम इसके सेकंड डेरिवेटिव की बात नहीं करेंगे, पोटेंशियल का हम फर्स्ट डेरिवेटिव एक सिग्निफिकेंस रखता है। जैसे हम ई की बात करें तो ई इक्वल टू डीवी ओवर डी आर होता है, मतलब पोटेंशियल का फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन डी टू वी ओवर डीवी आर जो होगा, डी टू वी ओवर डी आर टू जो होगा वो पोटेंशियल के आपके नेचर को बताएगा कि पोटेंशियल कहाँ पर एक मैक्सिमा बना रहा है, कहाँ पर एक मिनिमम बना रहा है, उसका कोई फिजिकल एक नया फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट नहीं करेगा। उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे पोटेंशियल फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो हमें याद क्या करना है, हमें याद ये रखना है कि जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस होता है जबकि नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटीन्यूअस होता है। जस्ट अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है वो कंटीन्यूअस नहीं होता है। जस्ट याद करना है, इसका अपोजिट बोलना है, मैग्नेटिक का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस नहीं होता है जबकि पैरेलल कंपोनेंट कंटीन्यूअस होता है। पैरेलल कंपोनेंट इसका उल्टा बोलना है, आप समझ जाएंगे बात को। इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटीन्यूअस नहीं होगा, कंटीन्यूअस नहीं होगा। टेंजेंशियल मतलब पैरेलल है, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ भी पैरेलल लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कंटीन्यूअस है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कंटीन्यूअस, नॉर्मल कंपोनेंट ये कहाँ है यार, ये क्या चीज है इलेक्ट्रिक, ये आप समझ रहे हैं डी बराबर आप समझ, ई जब मीडियम में जाएंगे तो अलग डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है, ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड की डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट कंटीन्यूअस होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया, जस्ट पॉजिटिव याद रखें। और बात करते हैं स्केलर पोटेंशियल की, तो स्केलर पोटेंशियल जो होता है कंटीन्यूअस होता है लेकिन उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटीन्यूअस नहीं होता। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, यही था इस चैप्टर में, मतलब इसमें मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड। अब हम फैराडे लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। और जो मैंने जो स्किप करा है ना, जो छोड़ा है मैंने, उसमें क्वेश्चन आपको अभी तक ना के बराबर मिले। एमएसक्यू में 1-2 क्वेश्चन मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड आ चुका है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थियोराइज्ड है, तो आप एक बार उसे बुक से पढ़ के देखेंगे, फिर भी समझ नहीं आता तो आपका भाई यहाँ पर है जिंदा। तो हम इसे मिटाता हूँ, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बाउंड्री कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। लापरवाही बिल्कुल मत करना इसे लेकर कि वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बिल्कुल रटा रहना चाहिए, 3-4 बार कर लेना चाहिए, ठीक है। हम चलते हैं फैराडे की तरफ, ठीक है। चैप्टर नंबर इस अगला मैंने इसमें ऐड कर ही दिया, चैप्टर नंबर 9 है। फैराडे लॉ की तरफ पढ़ते हैं, फैराडे लॉ क्या है और कैसे हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमने नोट कर लिया होगा तो ये मिटा देता हूं मैं, और बात करते हैं व्हाट इज फैराडे लॉ और हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, व्हाट द इंटरेस्टिंग फैक्ट रिलेटेड टू द फैराडे लॉ। ठीक, बहुत अच्छा चैप्टर है यार, जब हम अपने जमाने में पढ़ा करते थे तो हमने तो इसमें ये समझ लीजिए कि ख्याति हासिल कर ली थी। ख्याति इन द सेंस कि थ्योरी के अंदर तो इतने डीप में चले गए थे, क्वेश्चन फिर भी नहीं होते थे। तो कंपटीशन में यही चीज गलती मत करना आप लोग कि चैप्टर तो बहुत अच्छा लगेगा आपको ये, पर चैप्टर तो बहुत अच्छा लगेगा पर क्वेश्चन करने में दिक्कत आएंगी, समझ रहे हैं आप बात को, ठीक। तो हम फैराडे लॉ स्टार्ट करते हैं, फैराडे लॉ, ओके। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जस्ट फील्ड से फ्लक्स बनता है। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ा होगा तो मैग्नेटिक और फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को 5b से डिनोट करते हैं, 5b इक्वल टू इंटीग्रल b डॉट da, या कह सकते हैं 5b इक्वल टू एंगुलर ओरिएंटेशन दे रखा है, इंटीग्रल bda cos थीटा। मतलब अगर कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन
मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई परपेंडिकुलर सरफेस रखा है तो परपेंडिकुलर सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस के नंबर्स को ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये थी बेसिक डेफिनेशन जो कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो मैं मान के चलूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है यार, इसमें ज्यादा टाइम लगा है। हम बात करते हैं इंडक्शन किसे कहते हैं ना, फैराडे ने क्या निष्कर्ष निकाला और इंडक्शन किसे कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, इससे लापरवाही करोगे तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है, ये मैं मान के चलूंगा। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, तो इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने लोरेंज फोर्स पढ़ा है। लोरेंज फोर्स ये बताता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, इसको बी वी क्यू साइन थीटा या बी वी क्यू साइन थीटा, वी क्रॉस बी भी में लिख सकते हैं, क्यों वी क्रॉस बी में। तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी करंट कैरिंग या कोई कंडक्टर रिंग है, कंडक्टर रिंग से मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रही है उसमें वेरिएशन किया जाए तो वहां पर पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। जो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है, जो थीम है, जो बेसिक डेफिनेशन है, वो फैराडे ने सबसे पहले सर्च करा था। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट देने के बाद उन्होंने इंडक्शन मोटर और जनरेटर वगैरह ये सारे प्रोसेस सामने आते गए और नए नए इंस्ट्रूमेंट बनते चले गए। तो हम सबसे पहले फैराडे लॉ पढ़ने वाले हैं, जो भी सिर्फ मैथमेटिक्स में आपको बताने वाला हूँ। फैराडे लॉ, ठीक है, फैराडे लॉ का भैया सबसे पहला लॉ यही है कि अगर किसी करंट, अगर कोई क्लोज कंडक्टिंग रिंग है, क्लोज कंडक्टिंग रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्लोज कंडक्टिंग रिंग से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उसमें एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है। ये बहुत ही शानदार था यार। जब मैं सबसे पहली बार मैंने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, मतलब पढ़ा तो बचपन से ही देखा हुआ था, मेले में मैग्नेट आती है जो चटर चटर करती है ना, देखा होगा आप लोगों ने भी। ऐसे ऐसे उछालो, मैं भी आपको दिखाता हूँ, शायद ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है, टाइम लग जाएगा उसमें। तो आपने एक मैग्नेट देखोगे, ऐसे उछालो, ऊपर जाके चटर चटर बजती होगी, तो वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फोर्स हमने अनुभव कर लिया था बचपन में। पर हमें ये नहीं पता था कि उसको हम एनालाइज भी कर सकते हैं, मतलब कि उसको यूज करके हम नए इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं, ये चीज हमें नहीं पता थी। लेकिन जब जैसे जैसे मैं 9th 12th में आया, बीएससी फर्स्ट ईयर में आया, तो फिर मैंने सोचा यार ये मैग्नेटिक, अगर आप खुद सोचो तो मैग्नेटिक फ्री का फोर्स नहीं दे रहा है। एक बार सोच के देखो, आप मैग्नेट है आपके पास और वो हर समय आपको फ्री में फोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप उसका यूज नहीं कर सकते। ये मैंने सोचा था। फिर जब मैंने ढंग से सेकंड ईयर में आया, तब मैंने कंजर्वेटिव के बारे में पढ़ा, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा, और पढ़ा कि क्या कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क कराया जा सकता है नहीं है, वो वर्क स्टोर किया जा सकता है नहीं। फिर मेरे भ्रम टूटे, वरना मतलब अजीब वगैरह ऐसे विचार आते थे कि यार मैग्नेट एक ऐसा है कि फ्री में फोर्स लगाया जा रहा है, उस फोर्स को हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। ये सारी चीजें मेरे मन में आई थी। और वैसे ही फैराडे जी ने क्या करा, फैराडे जी ने बताया कि भाई बहुत सिंपल सी बात है फैराडे फर्स्ट लॉ में, कि अगर किसी क्लोज कंडक्टिंग रिंग है, ये रहा क्लोज कंडक्टिंग रिंग है, सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, क्लोज कंडक्टिंग रिंग क्लोज होना चाहिए, कंडक्टिंग रिंग होनी चाहिए। इससे पास होने वाला अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये जो फ्लक्स है ये चेंज हो रहा हो, यहाँ इसका नाम लिख दो क्लोज कंडक्टिंग रिंग, क्लोज कंडक्टर लूप। तो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स अगर चेंज हो रहा हो तो वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होता है। और ईएमएफ मतलब वोल्टेज माने करंट, मतलब लूप में करंट फ्लो होने लग जाती है। तो मैं फैराडे फर्स्ट लॉ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन लिख लेना थोड़ी सी खुद, और फिर ये फॉर्मूला लिख लेना, फिर फैराडे फर्स्ट लॉ की मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ थोड़ी सी, ताकि थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगी तो कल के दिन पढ़ने में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। फैराडे लॉ की थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ, ठीक। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स passing through a closed conductor loop is changing, then there is an EMF produced in the loop which is responsible for flowing current through loop. This current is known as induced current. मुझे नहीं पता मैंने थ्योरी में क्या लिख दिया,
बहरहाल ये थोड़ा फिजिक्स में क्या होता है, आप कंसेप्ट की तरफ जाइए, सेंटेंस के फॉर्मेशन पे ज्यादा फोकस मत करना। If the magnetic flux passing through the closed conductor loop is changing, then there is an EMF produced in the loop which is responsible for flowing current through the loop and this current is known as induced current। बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक इसका एक्सपेरिमेंट लिया, एक डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ कि कैसे आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फ्लक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब किसी क्लोज कंडक्टर लूप से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लोज कंडक्टर लूप से पास होने वाली, किसी रीजन से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो हम कहेंगे फ्लक्स चेंज हो रहा है। और डायग्राम कुछ इस प्रकार से इसका, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आपके पास, और अगर आप ये देखें कि कैसे ये चेंज करता है तो आपको अभी बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक रिंग है जो यहाँ पर रखी हुई है। इस रिंग को मैं यहाँ से आगे खिसका रहा हूँ, तो ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, और इसी को मैं आगे खिसका रहा हूँ, यहाँ ले आया, इसी को मैं आगे खिसका रहा हूँ, यहाँ ले आया, इसी को मैं आगे खिसका रहा हूँ, यहाँ ले आया। ये सब बराबर है, थोड़ा गलती से छोटा बड़ा बन जाए तो अलग बात है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो थर्ड स्टेज है, फोर्थ है, 1 2 3 4, फोर्थ स्टेज पर जो रिंग पहुंची है वहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं काउंट करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर चेंज हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को फ्लक्स कहते हैं, इसका मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इस दौरान कहीं ना कहीं इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस ना कि इस स्टेट में होगा, करंट प्रोड्यूस ना कि इस स्टेट में होगा, उस डायनामिक वेरिएशन के दौरान करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप यहाँ रोके रहेंगे तो आपको करंट नोटिस नहीं कर पाओगे, अगर यहाँ रोके रहोगे तो भी करंट नोटिस नहीं कर पाओगे। चेंजिंग के दौरान उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा जो कि लो वोल्टेज होगा, और इस चेंजिंग के टाइम इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितनी तेजी से चेंजिंग हो रहा है। जितनी तेजी से करोगे ईएमएफ उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ये इसका यही इस फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स होगा डिपेंड करेगा, उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा किस बात पे, कि फ्लक्स जो है वो टाइम के साथ किस प्रकार चेंज कर रहा है, वो फैराडे फर्स्ट लॉ में बताया गया। और उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को जिस प्रकार से दिया गया, E is proportional to d phi b over dt, d phi b over dt, ये आपका पहला फॉर्मूला था, पहला फर्स्ट लॉ था, ठीक है। अगर n रिंग है तो E proportional to n d phi over phi b over dt कहा जाता है। n को अगर आप n अंदर ले लें तो नंबर ऑफ n phi b over dt कहा जाता है, और n phi b को कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, phi b को कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, flux फ्लक्स, फ्लक्स लिंकेज, ठीक। ये था आपका फैराडे फर्स्ट लॉ जो मैंने आपको बता दिया है। If the magnetic flux passing through a closed conductor loop is changing, then there is an EMF produced in the loop and which is responsible for current flowing through it, and this current is known as induced current, which is flowed due to induced EMF, induced EMF की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट लॉ आपने आई होप अच्छे समझ लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे चलते हैं सेकंड लॉ की तरफ। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसे मैं मिटा देता हूँ और सेकंड लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि सेकंड लॉ क्या कहना चाह रहा है फैराडे का, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। अब बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ की। तो फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई फैराडे सेकंड लॉ, ठीक, ये हो गया फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट जो उत्पन्न होगी किसी लूप में, वो ऐसे भी उत्पन्न हो सकती है, ऐसे भी उत्पन्न हो सकती है, मतलब क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन जरूर होगी करंट की, किस तरफ फ्लो होना है। तो डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उस कोज का अपोज करेगी जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। उत्पन्न किसकी वजह से हुई है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। बहुत शानदार चैप्टर है, इसमें से आप ये मान के लो जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को करोगे भी, वो गलत भी होगा। अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो 80% वो गलत होने के चांसेस रहते हैं सिर्फ डायरेक्शन के केस में, तो क्योंकि हम फैराडे सेकंड लॉ ठीक से लगा नहीं पाते। तो समझेंगे फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड current will be as it oppose, will be such that it oppose the cause of its production, मतलब कह सकते हैं आप सीधे शब्दों में, ये इंग्लिश जो भी लिखी हो मैंने, the direction of induced current will be such that it opposes the cause of its production, मतलब कि ये बिल्कुल सही लिखी है। और अगर आप समझेंगे भावनाओं को तो आपको समझ आ जाएगी। करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है कि वो उस चीज का अपोज करती है जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था ये वाला, कि इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये ऐसे हैं। भावनाओं को समझे आप, इस रिंग को मैं यहाँ लाया था और यहाँ लाने के बाद ये आपका
ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट थी, और यहाँ पे आप जैसे ही इसको आगे तक ले आते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होता है, फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग करंट फ्लो होता है। फिर करंट फ्लो ऐसे होता है कि करंट उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर मैग्नेटिक फील्ड उस पर ऐसा फोर्स लगाती है कि वो इसे पीछे की ओर धकेलती है। जबकि करंट क्यों प्रोड्यूस हुई थी? क्योंकि हमने इसे आगे की ओर धकेला था। यही बात जो है फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगी उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड और ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो उस कोज का ही अपोज करेगा जिसकी वजह से उत्पन्न हुआ है। कोज क्या है कि हम आगे ले जाएंगे तब करंट उत्पन्न होगी। अपोज क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसकी वजह से? करंट के प्रोड्यूस की डायरेक्शन की वजह से। तो ये बात इसमें कही है फैराडे सेकंड लॉ में, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट अपोज द कोज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। और इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी फर्स्ट लॉ में, उसमें सिर्फ एक माइनस साइन लगाएंगे, चेंजिंग करेंगे, जो कि अपोज को डिनोट कर रहा होगा कि ईएमएफ की या करंट की डायरेक्शन है क्या होगी और उसका अपोज कैसे करेंगे। तो चेंज होता है, ई इक्वल टू बन जाता है माइनस के एन डी फाई बी ओवर डी टी। और आपको फैराडे का ये नेट लॉ याद करना है, फैराडे फाइनली ये लॉ दिया था, ठीक है, ये इसको माइनस डी हाई ओवर डी टी। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया वोल्टेज। वोल्टेज से आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो करंट भी निकाल सकते हैं। आई इक्वल टू वी अपॉन आर क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर इक्वल टू आई। तो यहाँ पर इंड्यूस करंट क्या होगा? आई इंड्यूस्ड इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। V वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है? ईएमएफ। तो कितना हो गया? माइनस के एन डी फाई बी ओवर डी टी, और ये आर से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट भी इससे निकाल सकते हैं। तो ये आपका फैराडे लॉ था, इससे डिपेंडेंट हम कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगली बार जो लेक्चर बनेगा उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसका बेसिक क्वेश्चन कितने खतरनाक होते हैं, आई मीन से कितने लाजवाब होते हैं, गलतियां कहाँ होती हैं, ठीक। तो अभी आपको फर्स्ट याद रखना है, इक्वल टू माइनस के डी फाइव ओवर डी टी, एंड आई इंड्यूस का फॉर्मूला होता है माइनस के डी फाइव डी टी और रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं, अब सेल्फ इंडक्शन की बात करते हैं, और सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं, ठीक। तो थ्योरी ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, यही चीज है बस इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, सब कुछ बहुत शानदार। तो बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन की। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इसे कहते हैं हिंदी में स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब होता है यदि कोई कोईल रखी हुई है, यार थ्योरी व्योरी लिखने के चक्कर में अपने नोट्स ज्यादा बड़े मत कर देना, फिर मेरे को ये डर रहता है कि नहीं थ्योरी ना लिखो, जड़ से ना भूल जाओ, बड़ा दिक्कत है तुम्हारे साथ में। सेल्फ इंडक्शन किसे कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन ऐसे कहते हैं कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आपके पास यहाँ है और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका कोई लूप रखा हुआ है, ये लूप, और इसको हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैं फ्लक्स लिंकेज की बात करूं कि इस थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, तो अगर मैं किसी एक स्टेट की बात करूं, थर्ड स्टेट की बात कर रहा हूं, तो उसमें आप देखेंगे कि किसी दौरान अगर मैं बात करूं फ्लक्स लिंकेज जो है एन फाई, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स लिंकेज किस पर डिपेंड कर रहा है, ये बात आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो भाई तो बात करेंगे फ्लक्स लिंकेज किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज डिपेंड करता है करंट की क्वांटिटी पर। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कैसे मानेंगे आप, करंट के प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स लिंकेज। इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि मान लो एक लूप है सोलोनॉइड, ऐसे लेके चलो इसे। अगर मुझे ये वाली इक्वेशन डिनोट करनी, क्योंकि मैं सेल्फ इंडक्शन को समझा रहा हूँ, तो सेल्फ इंडक्शन का ये इक्वेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको समझने के लिए मानेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है किसी करंट से प्रोड्यूस्ड है। तो आप ऐसे मान के चलो सेल्फ इंडक्शन के लिए, आपके पास कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, ऐसे है, ठीक, और आपने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है, कोई भी करंट सोर्स है लगा दिया, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की वजह से क्या होगा, ये सोलोनॉइड बन जाएगा, और सोलोनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं किसी भी लूप के थ्रू अगर आप देखें तो वहां फ्लक्स लिंकेज एन फाई जो है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के। करंट की वैल्यू आप जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे मैग्नीट्यूड में, तो उतना ही फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज होगा। कहीं ना कहीं क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ से। तो यहाँ पर हमें जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे फ्लक्स लिंकेज बढ़ेगा। एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, एन फाई इक्वल टू एल आई। तो ये कांस्टेंट जो है, इस कांस्टेंट को कहते हैं वेयर एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट
इस पर क्वेश्चन बन जाता है कि कोई सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम का सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है। ये क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उस सिस्टम का सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कितना होता है निकालने को आ जाता है। अब आप फैराडे लॉ लगाओ, बाय फैराडे लॉ, बाय फैराडे लॉ। फैराडे लॉ क्या होता है? फैराडे लॉ होता है आपका E इक्वल टू माइनस के एन डी फाई बी ओवर डी टी। क्या लिखा है मैंने? E इक्वल टू माइनस के एन डी फाई बी ओवर डी टी। तो एन डी फाई बी एन अंदर ले लो, E इक्वल टू माइनस के डी एन फाई बी ओवर डी टी। अब एन फाई बी का मान रख दो, बताओ जब मान रखोगे तो कितना बनेगा? E इक्वल टू हो जाएगा माइनस के डी एन फाई बी का मान कितना? एन फाई बी का मान है एल आई, तो यहाँ रख दिया एल आई अपॉन नीचे है डी टी। बिल्कुल सही बात चल रही है। एन फाई बी का मान रख दिया कितना? एल आई रख दिया। एल कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट था पहले से, डी आई ओवर डी टी। तो E इक्वल टू माइनस के एल डिवाइड डी टी, ये हो गया रिलेशन ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF and self induction coefficient, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला याद रखना है यार। एक कॉइल है, इसमें वेराइंग करंट सोर्स है। वेराइंग करंट सोर्स कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे दिखा दो, ये हो गया वेराइंग करंट सोर्स। तो ये आपके ये सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला। अब मैं आपको बता दूं, ये इंडक्टर कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? इंडक्टर। जिसमें इंडक्शन का प्रोसेस हो सके उसे इंडक्टर कहा जाता है, ठीक है। हो क्या रहा है आपको बताऊं वास्तव में क्या हो रहा है? वास्तव में ये हो रहा है कि इस वेरिएबल बैटरी की वजह से इसके अंदर वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है। उस वेरिएबल करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड अलग से प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जब इन रिंग से पास होगा तो उसकी वजह से एक और इंड्यूस करंट फ्लो होगी, जो इस डायरेक्शन में हो सकती है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हो सकती है, वो इससे अलग होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस बैटरी से प्रोड्यूस करंट की वजह से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से एक और करंट इंड्यूस होती है, जिसे कहते हैं इंड्यूस करंट। और ये जो करंट प्रोड्यूस होगी वो सेल्फ इंडक्शन के प्रोसेस की वजह से इंड्यूस होगी। अगर एक रिंग है, एक कॉइल है, तो वहां पे सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, फिर एक बार समझ लीजिए मैंने क्या कहा। मैंने कहा इस बैटरी के वेरिएबल नेचर की वजह से, इस बैटरी के वेरिएबल वोल्टेज की वजह से जो करंट है वो वेरिएबल होगी। उस वेरिएबल करंट के कारण प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल नेचर का होगा। उस वेरिएशन के कारण इस रिंग जो लूप है, जो कॉइल है, उससे पास होने वाला फ्लक्स भी वेरी करेगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी जो इससे अलग होगी। दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। आप इसे अपने अकॉर्डिंग थ्योरी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, E इक्वल टू माइनस के एल डी फाई बी ओवर डी टी। दिस कॉल्ड रिलेशन बिटवीन E एंड द सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ एंड द सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट L। अब मैं आपको बताता हूँ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है सेल्फ इंडक्शन के लिए, ठीक है। फिर मैं आपको बाकी चीजें भी बताता हूँ। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं पहले अच्छे से। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। बात करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि 12th का है, नहीं पढ़ाना था, फिर भी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ले लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज है, पहला इंडक्टर, दूसरा इंडक्टर, तीसरा इंडक्टर, पहला इंडक्टर, ये है L1, इसका है L2, इसका है L3। क्या है ये? सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट। इसका कितना L1, इसका कितना L2, इसका कितना L3। ये किसमें? सीरीज में। सीरीज में क्या होता है भैया? सीरीज में वोल्टेज जुड़ते हैं। इसका वोल्टेज कितना मान लिया? ईएमएफ E1, इसका E2, इसका E3। इसका मतलब E इक्वल टू कह सकते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3। और इसमें क्या होता है? इसमें करंट ऐड होते हैं, क्योंकि करंट पैरेलल में आपको पता होगा करंट ऐड होते हैं। कहीं भी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। करंट ऐड किसमें? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। E इक्वल टू कितना होता है? माइनस का एल डी आई ओवर डी टी, माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो ऐसे E1 कितना होगा? माइनस का L1 डी आई, करंट सीरीज में सेम रहता है, डी आई ओवर डी टी, माइनस का L2 डी आई ओवर डी टी, और माइनस के L3 डी आई ओवर डी टी। सही है बिल्कुल, करेक्ट। क्या कॉमन ले सकते हैं भाई? कॉमन ले सकते हैं डी आई ओवर डी टी, पूरे में से कॉमन ले लीजिए। कितना बचेगा? माइनस का डी आई ओवर डी टी कॉमन ले लिया, कितना बचा? L1 प्लस L2 प्लस L3। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा E इक्वल टू L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। मतलब जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का उल्टा है, रेजिस्टेंस की तरह मांगी जाओ, ठीक है। इसमें क्या होगा? I की वैल्यू रखनी है। I की वैल्यू कैसे रखें भैया? I की वैल्यू कैसे रखें? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कितना होगा, डी ओवर डी टी इक्वल टू DI1 ओवर डी टी प्लस DI2 ओवर डी टी प्लस DI3 ओवर डी टी। और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू माइनस के एल डी आई ओवर डी टी। तो इसकी वैल्यू निकालो कितना है, E अपॉन माइनस के एल इक्वल टू DI ओवर डी टी। लगाओ भैया, इसकी वैल्यू रखो, DI ओवर डी टी की वैल्यू कितनी होगी, E अपॉन माइनस के एल। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, E अपॉन माइनस के L1। EMF सेम होता है, यस सर EMF सेम होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता होना चाहिए। पूरे का स्प्लिट EMF कितना है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो EMF है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो EMF है वो है स्मॉल e। तो यहाँ पे EMF का सेम लेना है। तो मैंने डी डी की वैल्यू कितनी है, डी डी की वैल्यू है E अपॉन माइनस एल। E अपॉन माइनस एल यहाँ रख दिया, E अपॉन माइनस L1 यहाँ रख दिया, प्लस E अपॉन माइनस L2 यहाँ रख दिया, प्लस E अपॉन माइनस L3 यहाँ रख दिया। कुछ कॉमन आ रहा है, देख लेते हैं क्या कॉमन आ रहा है। E अपॉन L बराबर आ गया माइनस का, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस का E कॉमन आ रहा है। तो माइनस का E कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, 1 अपॉन L1 बच रहा है, प्लस 1 अपॉन L2 बच रहा है, प्लस 1 अपॉन L3 बच रहा है। कुछ कॉमन कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। एम्प्लाइज कितना बचा, 1 अपॉन L इक्वल टू आ गया 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम लाइक रेजिस्टेंस की तरह। तो ये आपको नोट कर लेना है, करने की इच्छा हो तो बहरहाल ये याद होना चाहिए कि किस में क्या होता है। रेजिस्टेंस में तो कोई बंदा बोलता ही नहीं, क्योंकि वो फोर्थ से नहीं ज्यादा छोटा हो गया, 4th क्लास में नहीं, वो हम पढ़ लेते हैं 9th क्लास में। रेजिस्टेंस का तो याद होता है, कैपेसिटेंस का जस्ट अपोजिट होता है, और इंडक्टेंस का बिल्कुल सेम लाइक रेजिस्टेंस होता है। तो ये याद होना चाहिए। ठीक, मिटाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। नोट कर लिया होगा, मिटाता हूँ। चलते हैं सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट में आपको निकाल के दिखाता हूँ अलग अलग सिस्टम्स के लिए, और फिर चीजें आगे की ओर बढ़ती हैं म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट की तरफ, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन इसके बहुत शानदार होते हैं। फिर मैं आपको एक रहस्य और बताऊंगा नंबर लाने के लिए, क्या रहस्य आपको अपनाना है। ठीक है, टॉपिक है आपका, आपको निकालना है सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड का निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है किस किस का है, सोलेनोइड का निकालना है, टोरॉइड का निकालना है, और लॉन्ग कोएक्सियल केबल का निकालना है, 2 ट्रांसमिशन लाइन का निकालना है। बस इतना है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सोलेनोइड का। ठीक है, क्या स्पेलिंग लिखी है सोलेनोइड की मैंने। ठीक, किस किसका निकालना है, नंबर 1 सोलेनोइड का निकालना है, नंबर 2 टोरॉइड का निकालना है, नंबर 3 ट्रांसमिशन लाइन का निकालना है, और नंबर 4 लार्ज कोएक्सियल केबल का निकालना है। तो नंबर 1 होता है आपका सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ सोलेनोइड। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पता है, मैंने एक रिलेशन बताया था आपको N5 = Li का, बताया था। ये आपको याद होना चाहिए, जहां मैंने क्वेश्चन वो फर्स्ट कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये आपको याद होना चाहिए सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट के लिए। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन ये है, N5 = Li। ठीक, अब करना क्या है, आपको सोलेनोइड के लिए जस्ट क्या करना है, सोलेनोइड के लिए फ्लक्स की वैल्यू रख देनी है, और आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई, होता है B = म्यू नॉट Ni/2 भी होता है क्या, म्यू नॉट Ni/2 नहीं होता, सिर्फ म्यू नॉट Ni होता है, क्योंकि N/L होता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए आप निकाल सकते हैं सोलेनोइड का, अगर आपको दे रखा है तो सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन, आपको रेडियस भी दे रखा होगा, ये होता है क्रॉस सेक्शन रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको लगाना है फ्लक्स। सो पासिंग फ्लक्स कितना होगा भाई, phi B = BA, B × A, phi B = B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट Ni × A की वैल्यू कितनी है, πr²। ठीक है, आप किसी की इच्छा हो तो आप n की वैल्यू n/L लिख सकते हैं, क्योंकि पर यूनिट लेंथ की वैल्यू n की वैल्यू लिख सकते हैं, n/L लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। तो इच्छा हो तो आप रख सकते हैं phi B की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट Ni πr²/L। इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखेंगे, बताओ कितनी है, ये है कैपिटल N phi = L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू, अरे रखने से फायदा हो गया, कट जाएगा, म्यू नॉट Ni πr² स्मॉल l, वेयर व्हाट इज L, L इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, L की वैल्यू रख दी इनटू I, और कैपिटल N से कैपिटल N कट गया। व्हाट इज हैपनिंग हियर, सॉरी
एन की वैल्यू ऐसी रहने दी एन, और पाई की वैल्यू है ना, ये पाई की वैल्यू रख दी कितनी है, पाई की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन एल अपॉन एल आई। अरे कोई एक्चुअली ऐसा होता है जब भी कोई गेट नॉक करता है बाहर या कोई डिस्टर्ब करता है, किसी की आवाज़ आने लगती है तो वो आप तक बातें पहुँचती है, पहले मेरे कानों में पहुँचती है, ये नॉइस अब जो है रिकॉर्डेड हो जाएगी। तो मेरा ब्रेन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है इस बात को लेके। तो अभी कोई बाहर आया था, उस वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, तो वैल्यू पुट कर दी। आई होप यू विल मैनेज। आपको अपने स्तर से भी मैनेज करना है थोड़ी सी बातें ना। तो एन की वैल्यू रख दी एन, और फाई की वैल्यू रख दी, फाई की वैल्यू रख दी, और एल आई हो गया। आई से आई कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब समझते हो दया, इसका मतलब ये सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट करंट से इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ऑफ इट इज कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट आल्सो। सो इट विल बी म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन एनएम एन स्क्वायर, एन एनएम एन स्क्वायर हो गया, एन एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर हो गया, और ये हो गया म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ये आ गया आपका एम्प्लाइज एल इक्वल टू आ गया म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। दिस कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द सोलेनॉइड। तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको जस्ट भी कुछ भी नहीं करना। आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था किसी भी सिस्टम के लिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड के जरिए फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स को यहाँ रख देना, आंसर आ जाएगा। अभी आपको टोरॉइड का निकाल के दिखाता हूँ, वो भी बहुत सिंपल होगा, ठीक है। टोरॉइड का निकाल के दिखाता हूँ, ये अब मैं मिटा देता हूँ। तो ये मिट चुका है, और हम चलते हैं सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टोरॉइड की तरफ, जो कि सेकंड पार्ट है। और थोड़ा बहुत वेरिएशन जो आपका बुक के साथ निकले वो आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कहना वही चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टोरॉइड अच्छे से मिटा लें पहले, ठीक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपका टोरॉइड ही है, ठीक। सेकंड, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टोरॉइड, ऑफ टोरॉइड। तो भैया टोरॉइड देखा है, पहले आपको ये पता होना चाहिए यार। देखो n पाई इक्वल टू l, मैंने एक बात नोटिस करी है कि मैंने कई चीजें ऐसी पढ़ाई हैं जिसमें बेसिक एलिमेंट मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने कैपेसिटेंस के जो पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए c इक्वल टू क्यू अपॉन v। फिर मैंने आपको पोटेंशियल पढ़ाया था, मैंने आपको ये बताया था सिर्फ आपको वर्क डन पता होना चाहिए, फील्ड पता, सिर्फ फील्ड पता होना चाहिए। वैसे मैंने कई जगह एक बेसिक एलिमेंट बताए, तो वैसे मैंने आपको यहाँ बताया सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालने के लिए आपको सिर्फ n पाई इक्वल टू l पता होना चाहिए, ठीक। नाउ वी नो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पता होने चाहिए मेरे भाई। नहीं पता है तो पता होने चाहिए। बी इक्वल टू कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर। व्हाट इज 2 पाई आर, ये आपने पढ़ा ही होगा, ये वाला डायग्राम जो है टोरॉइड का इस तरीके से पढ़ा था, नहीं वाला डायग्राम टोरॉइड में बताया था मैंने। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक की रेडियस थी स्मॉल आर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए हम फ्लक्स निकालना है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the region, क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ, ये हो जाएगा फाई बी इक्वल टू बी इंटू ए, फाई बी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर इंटू ये जो एरिया हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन हो गया पाई आर स्क्वायर। इसका नेट आंसर जो है 2 पाई आर। तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2 पाई आर, म्यू नॉट एन स्क्वायर है अपॉन 2 पाई आर। ग्रेट, मेरे मन में विचार आ रहा था ये, क्योंकि ये जो रिंग है, इस रिंग के जो रेडियस है ये वेक्टर आर ही है, जबकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो इसमें से पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी इसमें से पास होगा, और इंडक्शन का प्रोसेस भी इसके अंदर होगा। और इसकी कंपेयर में ये वाली जो रेडियस है उसे यूनिट माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है, यूनिट। जब इसे यूनिट मानेंगे तो इसका यूनिट एरिया भी यूनिट होगा, और यूनिट एरिया मानते हुए हम इसे एरिया को यहाँ 1 रख देंगे। जो 1 रख देंगे तो फाई बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, और ये वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, कितनी होगी वैल्यू बताओ, एन फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर करेक्ट इक्वल टू एल आई, और यहाँ भी आई से आई कैंसिल हो गया, इसका मतलब हो गया ये म्यू नॉट एन स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, और ये हो गया सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू। और मैच कर लेते हैं हम लोग, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, इसने यूनिट रखा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आपको यूनिट एरिया ड्रॉप करना पड़ेगा।
मिटा देते हैं। तो अब बताएंगे जरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया 100। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ टोरॉइड, तो यहां लिखेंगे हम सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ टोरॉइड। तो मैंने आपको जैसा बताया कि किसी का भी आपको सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट निकालना हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका मैग्नेटिक फील्ड, फिर आप निकालेंगे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर आप मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते ही कहां पहुंच जाएंगे, सीधा पहुंच जाएंगे n5 पुट करते हैं आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए टोरॉइड का कितना होता है, B होता है म्यू नॉट कैपिटल Ni अपॉन 2 पाई r, मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए हम लोग पास, ठीक है। एंड पासिंग फ्लक्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, पासिंग फ्लक्स निकालने का तरीका होता है आपका फाई बी इक्वल टू होता है b इंटू ए, तो फाई बी इक्वल टू होता है b की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट कैपिटल Ni अपॉन 2 पाई r इंटू ए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है टोरॉइड का। टोरॉइड आपने देखा है ना, टोरॉइड होता है ऐसा, ठीक है, टोरॉइड ऐसा होता है। तो टोरॉइड जब ऐसा होता है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कहाँ होगा भाई, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया गिवन होगा ए, तो मैंने यहाँ पर रख दिया ए, पुटिंग दिस सो। अब ये तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इससे सेकंड मांगो, ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट का क्या डेफिनेशन होता है भैया, होता है n फाई इक्वल टू Li, n इंटू फाई की वैल्यू कितनी है, रखो जरा कितनी है, म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई r इंटू ए इक्वल टू Li। तो ये चीज यहाँ भी लिखेंगे हम, बताइए जरा कितना आ गया, ये आ गया आपका n और ब्रैकेट में आ गया म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई r इंटू ए और इक्वल टू Li, i से हो गया i कैंसिल, तो हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर ए, n स्क्वायर हो गया अपॉन 2 पाई r इक्वल टू l, एम्प्लाई सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट l इक्वल टू हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर ए अपॉन 2 पाई r। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टोरॉइड। तो टोरॉइड का इस प्रकार से निकाल, मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, ठीक है। इंक डाल लेते हैं जरा अब मार्कर में, आप इसे नोट कर लीजिएगा और फिर मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो है वो है लॉन्ग कोएक्सियल केबल का निकालना है हमें। लॉन्ग कोएक्सियल केबल के निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये पता होना चाहिए। इंक डाल लेते हैं पहले और ये इंक आप तब तक इसे नोट कीजिए। और बात करते हैं हम लॉन्ग कोएक्सियल केबल के बारे में, ठीक। इसे मिटा देता हूं मैं। तीसरा है आपका लॉन्ग कोएक्सियल केबल। तीसरा सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्ग कोएक्सियल केबल। लॉन्ग कोएक्सियल केबल निकालने के लिए पहले केबल बना लीजिए। ये बन गया जी केबल की क्या होती है, रेडियस होती है 36, दो रेडियस होती हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल रेडियस मान लिया ए और एक्सटर्नल मान लिया बी, तो ये दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से रेडियस। ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ तक की रेडियस को ए मान लिया, यहाँ तक की रेडियस को बी मान लिया, और यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लिया मैंने आर। और यहाँ पर एक एलिमेंटल माना है जिसको हम कहते हैं कि जिसके लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेट करें तो पूरा बन जाए, तो ये मैंने एलिमेंट मान लिया। आप ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं। इसकी जो विड्थ है ये मान ली डी आर और यहाँ तक की रेडियस को माना आर, और आप इसे ऐसे करके भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, ये ऐसे। आई होप आपको धीरे धीरे बड़ा जो दिमाग पर जोर लगाएंगे तो आपको समझ आएगा ये डी आर रेडियस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है और इसके जरिए आप निकाल सकते हैं बाकी सारी चीजें भी, तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप मैं मान के चलूंगा कि ये जो लॉन्ग सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग कोएक्सियल केबल है, अगर लॉन्ग ले रहे हैं तो किसी एक पॉइंट को अगर इसके वायर की रिस्पेक्ट में देखेंगे, वो भी वायर के अंदर बात चल रही है, वायर के ये दो कवर मान, आप ऐसा मान सकते हैं कोएक्सियल केबल का मतलब ये होगा
कि जैसे आपने डिस्क का तार देखा होगा, डिस्क के तार में अंदर तांबे का तार होता है, फिर एक व्हाइट कवर चढ़ा होता है, फिर आप सिल्वर का वायर का चढ़ा होता है, फिर ब्लैक कवर चढ़ा होता है। तो एक वायर, फिर उसके ऊपर कवर, फिर एक वायर, जो दो वायर बनेंगे ना, वो उनके बीच के रीजन में सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस होगा। तो उस रीजन के लिए जो है उसके रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ को इनफाइनाइट माना जा सकता है। तो इनफाइनाइट के लिए मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी होती है इनफाइनाइट के लिए बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। इनफाइनाइट के लिए यही होती है भाई 2 पाई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इनफाइनाइट के लिए आगे। अब बात करते हैं सो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, तो भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी ए। फाई बी इक्वल टू बी डॉट ए होती है। अगर आपको डी फाई भी लेना है तो आ जाएगा आपका बी डॉट डी ए, ठीक। तो डी फाई आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। डी फाई बी, और बी की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू डी ए। डी ए जो रीजन निकालना है आपको, एरिया, वो आएगा डी आर इंटू 1। ये है यूनिट वाला केस, उसे समझेंगे कैसे। इसका विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ मानिए मैंने 2r, ठीक है। और ये जो इस वाले रीजन का क्रॉस सेक्शन रीजन है, उसकी लेंथ इनटू विड्थ को मान के चल रहा हूं, ताकि मैं क्रॉस सेक्शन रीजन का क्या निकाल सकूं? मैं निकाल सकूं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मैंने जो एरिया निकाला है उसमें ये वाली जो विड्थ तो दे रखी मेंशन है, और ये वाली मैंने यूनिट मानी है, क्योंकि वो उसके रीजन, उसके कंपेयर में भाई, उसके कंपेयर में जो है ये जो है बहुत कम है। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायमेंशन जो है, डायमेंशन को बैलेंस कर देगी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, और उस एरिया के। भाई कोई भी थोड़ा बहुत भी सोल होता है तो मेरे मुंह से फिर डायमेंशन सब गलत हो जाता है। जैसा भी मैंने यहाँ पे एरिया बोल दिया, बहुत चीज मैनेज करनी पड़ती है यार। लेट्स डू। तो ये यूनिट हो गया, लेंथ इंटू विड्थ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको एरिया देगा। मल्टीप्लाई करने के बाद बताइए कितना आ गया? डी फाई बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करो, कितना आएगा? फाई बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई। इंटीग्रेशन आ गया, कहाँ से करना है? ए से लेकर बी तक करना है, 1 अपॉन आर इंटू डी आर। अगर आपको इंटीग्रेशन आता हो तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है किसका इंटीग्रेशन लोग में आएगा, क्योंकि लोग हो जाएगा आर, और लिमिट रख देंगे ए से बी तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बी अपॉन ए दिख रहा है मुझे। फाइव बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई इंटू लॉग बी अपॉन ए, लॉग बी अपॉन ए। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट हो गया, इसे फर्स्ट ही मानो, इक्वेशन फर्स्ट नहीं माना, इक्वेशन फर्स्ट। एंड वी ऑल्सो नो the definition of self induction coefficient की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है भाई? इसे मिटा दूं? मिटा देते हैं इसे। वैसे डायग्राम जो हमें पढ़ाया गया था उसमें, जो बुक में आपके, वो इतना सारा बहुत कुछ नहीं दे रखा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जस्ट कि ये वाला रीजन कवर करने के लिए आपको यहाँ पे एलिमेंटल विड्थ माननी पड़ेगी, और उसको इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक, तब ये पूरा रीजन कवर होगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत जूम करके समझे दिमाग को कि मटेरियल जो है, इंडक्शन जो है, वो इतने रीजन में प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूं। ये पहले से ही, अगर आप लोग सच में मुझसे, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे कि अगर पढ़ाते समय अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस मेरे को नोटिस होने लग जाए कि वहां से वो डिस्टर्ब कर रहा है या वो आवाज आ रही, फिर मेरे जुबान जो लुड़खड़ा जाती है और मैं सही वर्ड नहीं बोल पाता, जो कि प्रॉपर वर्ड है उस इक्वेशन के लिए, और जो प्रॉपर वर्ड है उस पूरे आर्टिकल के लिए, वो चीज़ मैं नहीं बोल पाता उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो तो। वो चीज़ आज भी है, पर पता नहीं कब जाएगी, और आई थिंक जानी भी नहीं चाहिए यार। उससे डिस्टर्बेंस को मैं डांट तो देता हूँ कम से कम कि भाई डिस्टर्ब मत करो। एंड वी आल्सो नो द डेफिनेशन ऑफ द सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या होती है? n phi इक्वल टू l phi, n phi इक्वल टू li। तो यहाँ पे phi की वैल्यू रखेंगे, पुटिंग the value of phi from equation first से वैल्यू रखो भाई, कितना होगा? n इंटू फाई की वैल्यू कितनी है? फाई की वैल्यू ये है, कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई इंटू लॉग बी अपॉन ए इक्वल टू एल आई। आई से आई कैंसिल, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एन लॉग बी अपॉन ए इक्वल टू एल।
एम्प्लाइज एल की वैल्यू आ गई, एल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू एन इंटू लॉग इंटू बी अपॉन ए। तो ये आपका सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट आ गया उस केबल के लिए, उस केबल के लिए। तो अब हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट हम निकालेंगे टू ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। टू ट्रांसमिशन लाइन के लिए कैसे निकालेंगे, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। आपको जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा एग्जांपल देकर कि कैसे निकालते हैं। ये नहीं कह रहा कि सब कुछ रट लो, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना आना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना आना चाहिए, उसके जरिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट और किसकी वजह से निकालना है। ये निकालना है टू ट्रांसमिशन लाइन की वजह से, ठीक है। ठीक, ऑफ इंडक्शन कोएफिशिएंट ऑफ टू ट्रांसमिशन लाइन, टू ट्रांसमिशन लाइन। जिन लोगों को ये नहीं पता ट्रांसमिशन लाइन क्या है, वैसे पता हो जाए तो लोग, जो आपने देखा होगा खेतों के ऊपर या खंभों पे तार जाते हैं ऐसे, ये अगर ये एक खंभा है ऐसे तार जा रहे हैं झूलते हुए, और फिर यहाँ एक खंभा है ऐसे करते करते आपके मोहल्ले तक आ रहे हैं, फिर दूसरे के मोहल्ले तक जा रहे हैं। तो ये जो दो वायर हैं, इन वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इनके बीच में भी एक इंडक्शन प्रोसेस अर्थात एक सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस जन्म लेता है। और उसकी बात हम करने जा रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालने जा रहे हैं। उस सेल्फ इंडक्शन जो इंडक्टर बनेगा उस दौरान, उसका सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालने जा रहे हैं टू ट्रांसमिशन लाइन का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वायर बना दे रहा हूँ, टू ट्रांसमिशन लाइन के वायर। ये है आपका टू ट्रांसमिशन लाइन वायर केबल। तो एक यहाँ ले लीजिए और एक आप यहाँ ले लीजिए। इस पर क्वेश्चन नेट में आ जाता है डिपेंडेंसी को समझाने के लिए। और यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको मैं बीचों बीच ना मान रहा हूँ, और ये डिस्टेंस मैंने इसके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस डी मान ली, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स मान ली। और जब x मान ली तो ये वाला बच गया d माइनस एक्स। इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ इंफिनिटी है। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इस P पॉइंट पर कितना होगा, B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इनफाइनाइट है 2 पाई आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड दो है, d माइनस एक्स की वजह से निकाल सकते हैं, और आप निकाल सकते हैं एक तो इस डिस्टेंस से निकालेंगे और एक इस वाले वायर के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, डी माइनस एक्स डिस्टेंस लेंगे इस वाले वायर के लिए, और इस वाले वायर के लिए निकालेंगे तो ये वाला एक डिस्टेंस लेंगे। तो ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन डी माइनस एक्स हो गया, और प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और आई अपॉन एक्स वाले डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब कॉमन ले सकते हैं कुछ, बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई कॉमन लिया, आई कॉमन लिया 1 अपॉन डी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रीजन, तो इसमें भी सेम केस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए एक को भी यूनिट मानेंगे, फाई बी इक्वल टू कितना होगा, बी डॉट डी ए, यहाँ भी डी लिया तो यहाँ भी डी लो, बताओ कितना बन गया, ये आ गया डी फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी ए, और डी ए की विड्थ मैंने आपको बता दी, डी ए इक्वल टू डी एक्स इंटू लेंथ 1, ये हो गया डायमेंशनली यूनिट, प्लस दिस इक्वल टू एरिया की डायमेंशन बैलेंस हो गई। डी फाई बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका म्यू नॉट अपॉन 10 पर यहाँ तो, और कैलकुलेट करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, और ये हो गया 1 अपॉन डी माइनस एक्स, ओके 1 अपॉन डी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया एरिया है डी एक्स इंटू 1 बताया गया था। तो इंटीग्रेट करते हैं, फाई बी इक्वल टू कितना का, पहले सही करके लिख दो यार, डी फाई बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई, और ब्रैकेट में 1 अपॉन डी माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये हो गया डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना आता है इंटीग्रेट, बच्चे को आता है। फाई बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू वाई, जिसको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स नहीं आता ना उसकी यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है फिजिक्स में, ऐसा मुझे ऐसा कहने का कोई हक नहीं है, बिकॉज फिजिक्स नॉट जागीर ऑफ एनी फादर, अर्थात भौतिक विज्ञान किसी के बाप की जागीर नहीं है, सब लोग स्वतंत्र हैं उसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जिसे कुछ नहीं आता वो भी स्टार्ट कर सकता है। फाइव इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पर मैंने इतना जाना है, मैं आपका अनुभव बता रहा हूँ अपना, कि जितना आप लगाव रखेंगे उस चीज़ से वो चीज़ उतनी ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने लग जाएगी। नीचे का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर की ओर आओ तो उसका इंटीग्रेशन लोग नीचे वाला होता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ पर तो माइनस यहाँ लगाना पड़ेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। करेक्ट है यार,
नीचे का डिफरेंशियल अगर ऊपर वाला लाना है तो इसका डिफरेंशियल कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो -1 अगर ऊपर लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करा तो इंटीग्रेशन हो गया और डिवाइड करा तो यहाँ आ गया, करेक्ट है। कितना है बताओ, लिमिट तो ले ले, लिमिट कितनी, लिमिट है a से d माइनस ए से d माइनस लिमिट है, और ये हो गया 5b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i, और ये पावर इधर जाएगी तो 1 अपॉन आएगा, इंटीग्रल मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा लोग, ये हो जाएगा x अपॉन d माइनस एक्स। ओहो कितने बढ़िया, उल्टे ब्रैकेट लगा रहे हैं, चलो ऐसा लगा देते हैं। पता है अगर आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे ना, पहली बात तो देखो बोरियत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई एक बात बताता हूँ, ए डी माइनस, हम लोगों को क्या होता है ना, कई बार आप देखेंगे डी माइनस से, कई बार देखेंगे मोटिवेशन की कमी महसूस होने लगती है। आप जरा मुझे बताएं ऐसा होता है आपके साथ, मोटिवेशन की कमी महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है यार हो जाएगा सब कुछ और कर लेंगे, या दुनिया में और भी तो लोग हैं जी रहे हैं, हम लोग भी जी लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे बोझ समझकर करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा यार, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर आप इसे अपने ऊपर बोझ समझकर करते हैं इस काम को, पढ़ाई को, तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आपको इसे इंटरेस्ट के साथ करना है, ठीक है। आप किसी चीज़ के बारे में सोच के चलें तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। आप एक क्वेश्चन को लेकर सोचें, इसको ये ना सोचें कि यार सिलेबस पूरा करना है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है तब तक पूरा होना चाहिए, जैम, ऐसा भी कुछ नहीं। ज़्यादा जैम सिर में घुमाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, सिर का जैम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। इंटीग्रेट करो यार, 5b इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट कितनी है, log d माइनस ए अपॉन d माइनस ए, d माइनस प्लस ए, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, log a अपॉन d माइनस ए। मजेदार ब्रैकेट नहीं लगाता है। 5b इक्वल टू, देखा मतलब फ्लक्स निकालने में देर लग रही है और कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। d से d कैंसिल हो गया, d अपॉन ए हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, मल्टीप्लाई में ऐड हो रहा है, हो जाएगा। d माइनस ए अपॉन ए है, माइनस का लोग a अपॉन d माइनस ए है, ये तो होना ही था, 5b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये हो गया i इंटीग्रेशन लोग, ये हो गया d माइनस ए अपॉन ए, माइनस सिंबल इसे दिया उल्टा हो गया, log d माइनस ए अपॉन ए, और गुणा में लोग जुड़ जाते हैं, 2 को फेंक देते हैं बाहर, तो कितना आ गया, 5b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू i इंटू 2 log d माइनस ए अपॉन ए, कोई बोलेगा 2 कट गया तो मुझे भी दिख रहा है, 5b इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट i अपॉन पाई इंटू log d माइनस ए अपॉन ए। क्वेश्चन नंबर 2, बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया होगा इतना, तो मैं इधर का मिटा देता हूँ। By the definition of self-induction coefficient, okay, now by the definition of self-induction coefficient, देखो मैंने ये सारी चीजें याद नहीं कर रखी इसके फॉर्मूले, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा उपयोगी नहीं है कोएफिशिएंट, दिमाग इसमें ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। n5 को डॉलर, क्योंकि अगर जब हमारा ब्रेन एक लिमिटेड मेमोरी को याद कर सकता है तो उन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को याद नहीं करना चाहिए, मेथड याद कर लेना चाहिए। कितना है बताइए, म्यू नॉट i अपॉन पाई। तो ज़्यादा कुछ याद करने में भी दिमाग आप ना लगाएं, जो बेसिक है, फंडामेंटल है, उसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बात करते करते मैं अगर कुछ और लिखना रहेगा तो मैनेज कर लेना, म्यू नॉट n अपॉन पाई इंटू log d माइनस ए अपॉन ए। पता नहीं शायद सही ही कर रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ तो हमने सही लिखा है, log d माइनस ए अपॉन ए, ठीक। गड़बड़ी हुई होगी तो यहाँ से हुई, कुछ बातें करने लगे तो मैनेज कर लेता हूँ, मैच कर लेते हैं। 5 इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन log d माइनस ए अपॉन ए हो गया, 5b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन पाई log d माइनस ए अपॉन ए हो गया। बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट एंड 5 इक्वल टू li, 5 की वैल्यू रख दी, एंड म्यू नॉट आई अपॉन पाई log d माइनस ए अपॉन इक्वल टू li, I cancel over because self-induction coefficient is current independent here, and it will become mu naught n upon pi log d minus a upon e is equal to L is equal to mu naught n, implies L is equal to mu naught n upon pi log d minus a upon. This is called self-induction coefficient of two parallel transmission line, जिसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम, आई विल मीट यू लेटर।
थोड़ा सा वेट कर देता हूँ। दूसरा बचता है हमारा मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में। उससे पहले मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट समझा देता हूँ कि क्या है म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या है, ठीक, तो आप समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट पढ़ा वैसे ही यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट है, पर इसमें क्या है ना, दो कॉइल लेनी पड़ेगी। इसमें क्या है, दो कॉइल लेनी पड़ेंगे। सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट में क्या होता है, एक कॉइल होती है और इसमें दो कॉइल होंगी, क्योंकि दो कॉइल होने पर म्यूचुअलिटी समझ में आती है। जैसे कि एक कॉइल के पास दूसरी कॉइल रखी हुई है और पहले वाली कॉइल का करंट सोर्स जो है वो है वेरिएबल नेचर का। अगर वो करंट सोर्स वेरिएबल नेचर का होगा तो उसमें फ्लो होने वाली करंट वेरी करेगी, और फ्लो होने वाली करंट वेरी करेगी तो उससे निकलने वाला प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी जो होगा चेंज होगा। और हम जानते हैं अगर इससे निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और इसके सामने कोई कॉइल रखी हुई है तो उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और जब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, और यहाँ पर लगा हुआ वोल्टामीटर गैल्वेनोमीटर जो है उसमें फ्लक्चुएशन दिखाई देगा आपको, जबकि यहाँ पर कोई करंट सोर्स रखा नहीं है। इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन। एक बार मैं इसको थ्योरेटिकली डिफाइन कर दे रहा हूँ। यदि दो कोइल पास पास रखी हो जिनमें से फर्स्ट कोइल जो है ये आपकी पहली वाली कोइल, इस फर्स्ट कोइल में कोई वेरिएबल करंट सोर्स लगा हो तो उससे निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड जिससे कंबाइन हो रहा है दूसरे कोइल से, उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और वहां फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग फैराडे फर्स्ट लॉ की वजह से वहां पर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिससे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर जो करंट में डिफ्लेक्शन सुई में दिखाई देगी। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, इस वाले में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोसेस को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ पे सेम फिनोमेनन लगेगा n phi इक्वल टू Li वाला, n phi प्रोपोर्शनल टू I। यहाँ पर आप देखेंगे कि इस वाले जो कॉइल है इसका जो फ्लक्स लिंकेज है n phi, जो फ्लक्स लिंकेज है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इसका फ्लक्स लिंकेज म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट में इस वाले करंट पर डिपेंड कर रहा है। ये करंट जितनी वेरी करेगी इधर फ्लक्स उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, मतलब करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। ये पूरा क्या कहलाएगा, सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट का म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कहलाएगा। ये म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट वाला प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो फ्लक्स लिंकेज पास हो रहा है इसका फ्लक्स लिंकेज इसके करंट पर डिपेंड कर रहा है, और ये करंट जो है फर्स्ट कॉइल का और ये फ्लक्स जो है दूसरी कॉइल का। याद रखेंगे फ्लक्स ले रहे हैं सेकंड कॉइल का और करंट ले रहे हैं फर्स्ट कॉइल का, बस यही याद रखना है आपको। फ्लक्स लिंकेज ले रहे हैं, ये 2 भी सेकंड कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड कॉइल, तो ये दोनों सेकंड कॉइल का, करंट पहली कॉइल का। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट लेंगे n2 is phi 2 इक्वल टू m into I1, तो ये आपका यहाँ पर m जो कहलाता है वेयर m कहलाता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला था। और बाय फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ की मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको पता ही है, वो होती है E इक्वल टू माइनस के n d phi b ओवर dt, d phi b ओवर dt, n की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो E इक्वल टू माइनस के d n phi b ओवर dt, और ये n phi की वैल्यू आप रख देंगे तो E इक्वल टू कितना होगा d ओवर dt, और n phi की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया क्या है, n phi की वैल्यू है mi1, तो यहाँ पर रख दी मैंने mi1, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है तो m di1 ओवर dt, ये आपका रिलेशन होता है ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट के बीच में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट। तो अभी हमने टोटल जानकारी पढ़ी म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट के बारे में कि कैसे म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, और मैंने आपको बताया कि जब भी कभी म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने को कहेगा तो वहां पर कभी ना कभी भी दो कॉइल जरूर देगा, क्योंकि एक कॉइल की दूसरे वजह से इंटरेक्शन निकालना पड़ता है म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट को निकालने के लिए। इसे डिनोट करते हैं M12 या M21 से, दोनों इक्वल होते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो दोनों कुछ भी लिख सकते हैं आप M12 या M21। मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कैसे म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालते हैं, और ये क्वेश्चन जैम में आया हुआ है। तो हम एक एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज कॉइल। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन दीज कॉइल्स। दो कॉइल दे रखी है, इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालना है। ये दोनों कोसेंट्रिक कॉइल्स हैं, ये हैं आपकी दो कोसेंट्रिक कॉइल्स जिनका सेंटर यही है O, और ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। 1 में जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम है I1, 2 में जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम I2 है। तो मैं बड़ी वाली को सेकंड मान ले रहा हूँ और छोटी वाली को फर्स्ट मान ले रहा हूँ, और सेकंड कॉइल की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ, ठीक है।
नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू सेकेंड कॉइल आप फर्स्ट से निकालने की बात है, ठीक है। सेकेंड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इक्वल टू म्यू नोट I2 करंट बाय 2। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किसी सर्कल वाले रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना होता है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड को मैंने निकाल दिया है, बिल्कुल सही बात है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड से निकालने के बाद मैं देखूंगा कि इस वाले रिंग से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है भाई, कैसे निकालेंगे। फाई बी इक्वल टू होता है B इंटू ए, फाई बी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है म्यू नोट I2 बाई 2 और एरिया कितना है फर्स्ट कॉइल का पाई R1 स्क्वायर। तो बताओ जरा कितना आ गया, ये आ गया फाई बी इक्वल टू आ गया म्यू नोट और I2 अपॉन 2 और ब्रैकेट में पाई R1 स्क्वायर, करेक्ट। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट मांगा ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है भाई, वही डेफिनेशन होती है कितनी, n फाई बराबर होता है m i। अब मजे की बात ये करंट किस का लेना है भाई, अगर आप इसके थ्रू लेना चाह रहे हैं तो करंट आपको लेना है I2, तो यहाँ पे आप करंट लेंगे I2, ये होगा M12 और ये सब फर्स्ट कॉइल का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, वैसे तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है म्यू नोट I2 अपॉन 2 और आगे है पाई R1 स्क्वायर, ये फ्लक्स आ गया और ये हो गया M12 और ये है I2 से I2 कैंसिल क्योंकि वो कांस्टेंट है, ये आएगा N1 म्यू नोट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 बराबर M12 एम्प्लाइज म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट आ गया M12 इक्वल टू N1 म्यू नोट पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2। ये है आपका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट दोनों कॉइल के बीच में। और आप जस्ट अपोजिट भी ले सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा कि आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें और इससे पास होने वाला फ्लक्स निकाल के सोल्व करें, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। बस याद रखना है जिसकी वजह से फ्लक्स निकलेगा उसका करंट नहीं लेना है, बिकॉज ऑफ क्योंकि आपका जो म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट वो करंट इंडिपेंडेंट आना चाहिए, एक कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है, ठीक है। तो मैं मानता हूं आपने नोट कर लिया होगा और अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना देता हूं। बहरहाल एक बात आप याद रखेंगे कि इन सभी क्वेश्चंस में आपको म्यूचुअलिटी के लिए 2 सिस्टम जरूर देगा, ठीक है, 2 सिस्टम देगा और एक को दूसरे से रिलेट करना है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एग्जाम में और एक क्वेश्चन अपनी तरफ से बना दे रहा हूँ ताकि आपको एक बार कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं आपने सेल्फ इंडक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, म्यूचुअल इंडक्शन क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, फिर मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा तो एक क्वेश्चन हमारी तरफ से ले लीजिए आप। Calculate the mutual induction coefficients of 2 coaxial solenoid. Okay. Calculate the mutual induction coefficient of 2 coaxial solenoid. क्वेश्चन सोलनॉइड दे रखे हैं, एक गिरा, इसके अंदर एक और ले लो छोटा सा, कुछ भी नहीं है यार। अंदर वाले की रेडियस A मान ली, बाहर वाले की रेडियस B मान ली, बाहर वाले करंट मान लिया I2, अंदर वाले करंट मान लिया I1, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पता होने से कितना होता है B इक्वल टू म्यू नोट N, बड़े वाले के लिए ले रहा हूँ I2 आ गया अपॉन मैग्नेटिक फील्ड अपॉन कुछ नहीं होता, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पर, ठीक है। इसके ये आपके एक्सिस हो गई सोलेनॉइड की, ठीक है, एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो अब क्या करना है, इससे फ्लक्स निकालना है। सो पासिंग फ्लक्स फ्रॉम फर्स्ट सोलेनॉइड, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ छोटे वाले को, इस वाले को सेकंड मान रहा हूँ। कितना होगा, फाई इक्वल टू बी है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए, फाई इक्वल टू बी कितना मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नोट N2 I2 अपॉन एरिया कितना है सेकंड वाले का पाई, एरिया ए दे रखा है ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ किसका म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है भाई डेफिनेशन, ये होता है N फाई इक्वल टू L M I
करंट पे ध्यान रखना है, करंट 2 का लेना है, म्यूचुअल इंडक्शन 1 2 के बीच में आएगा, फाई 1 का लेना है और ये भी 1 का लेना है, तो ये हो जाएगा N1 और फाई की वैल्यू कितनी है, ये है म्यू नोट N2 I2 पाई ए स्क्वायर इक्वल टू M12 और I2। कटा क्या I2? कटना ही था ना, कट गया। कितना है बताओ, ये आ गया N1 ब्रैकेट में आ गया म्यू नोट N2 और I2 कट चुका है, तो ये आ गया पाई ए स्क्वायर, ये हो गया M12। और चूंकि सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक बट बोथ सोलेनोइड आर इक्वल एंड सिमेट्रिक, इसलिए हम देखेंगे कि N1 इक्वल टू N2 बराबर जो है वो कैपिटल स्मॉल n के बराबर है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये N1 और N2 का हम n रखेंगे, ये N1 N2 को n रखेंगे, तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट हो गया सेकंड, पुटिंग दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर सेकंड रखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n और म्यू नोट n पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा M12 और n स्क्वायर जाएगा, तो ये जाएगा म्यू नोट n स्क्वायर पाई ए स्क्वायर इक्वल टू M12 एम्प्लाइज M12 कितना जाएगा, M12 आ जाएगा म्यू नोट n स्क्वायर पाई ए स्क्वायर। और याद क्या रखना है हमें, याद ये रखना है वेयर आपका जो n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। तो ये आपका ये क्वेश्चन, अगर दो कोएक्सियल सोलेनोइड दे रखे हो तो उनकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट कैसे करते हैं, उसका जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो आपने समझ लिया होगा और फेराडे लॉ आपने पढ़ लिया, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड होती है किसी सोलेनोइड के अंदर या किसी इंडक्टर के अंदर, उस मैग्नेटिक एनर्जी की क्वांटिटी कितनी होती है, उस क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको अभी निकाल कर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये आपने नोट कर लिया हो तो हम इसे मिटा देते हैं और बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की। ठीक है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, इसे रिपीट कर देते हैं। ये बड़ा वाला कॉइल है, इसकी रेडियस है b और बड़ी की रेडियस मैंने यूज नहीं करी, क्या बड़ी की रेडियस यूज इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होता है वो उसकी क्रॉस सेक्शन रीजन से इंडिपेंडेंट होता है, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट होता है। मिटा देते हैं इसे, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी की, जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फंडा है और आपको अच्छी तरीके से याद होगा। ठीक है, बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर में स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, पावर इक्वल टू कितना होता है, वर्क अपॉन टाइम, या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P इक्वल टू dW/dt। आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, E इक्वल टू P इक्वल टू IV, याद करो। पावर इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस जरूर याद करा होगा, E इक्वल टू IV याद होगा। तो बताओ कितना होगा, dW इक्वल टू d/dt और I इंटू वोल्टेज को कहते हैं EMF, वोल्टेज को कहते हैं E या कहते हैं EMF, और EMF की वैल्यू हमें पता है, E इक्वल टू होता है माइनस का LDI/dt। और मैं यहाँ रखने वाला हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये स्केलर फॉर्मेशन चल रही है सब कुछ, तो यहाँ पे E की वैल्यू रखेंगे माइनस के LDI/dt, क्योंकि देखो P इक्वल टू dW/dt इक्वल टू IV हो गया, इसको यहीं रख दिया। I ये रहा, वोल्टेज को कहते हैं EMF की वैल्यू रख दी कितनी है LDI/dt, और dt से dt कैंसिल। सबसे ज्यादा इजी वाला डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं, याद रखना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करेंगे तो कितना आएगा बताओ, यह जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से I0 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये हो गया LIDI, L कांस्टेंट, तो W इक्वल टू आ गया L इंटीग्रेशन 0 से I0 IDI। बताओ जरा I का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये आ गया W इक्वल टू L ब्रैकेट में I स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखनी 0 से I0 तक, तो I0 तक रख दी, तो एम्प्लाइज W इक्वल टू आ जाएगा 1/2 LI0 स्क्वायर, और दिस वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम LI0 स्क्वायर। इसका मतलब किसी का अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको क्या करना है कि आपको इससे तो सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, उस फॉर्मूले में रख देना। ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होगा, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन वैल्यू चाहिए तो इसका इंटीग्रेशन वैल्यू मैं आपको यहीं लिख दूँ, अगर साफ तौर पर दिख रहा हो, अदरवाइज मैं मिटा के लिख दूँ, वैसे आपको दिख रहा होगा तो इसका जस्ट एक फॉर्मूला है मैग्नेटिक एनर्जी का, चलो मिटा के लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का होता है वैसे मैग्नेटिक एनर्जी का होता है, फॉर्मूला कितना होता है
ये होता है U इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट, 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल B स्क्वायर डीटो। ये होता है मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड रखना होता है। और ठीक है, आप खुद देखो ना यार, इसे जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी का फॉर्मूला क्या, ये तो याद होगा, ठीक है, ये 12th का है, इसमें इतना ज्यादा गंभीरता से लेने वाली बात ही नहीं है, 12th का फॉर्मूला है। ठीक, अब बात करते हैं जो नया फॉर्मूला है, वो है ये है U इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट इंटीग्रल E स्क्वायर B स्क्वायर डीटो। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक ऐसे जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला U वाला कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल E स्क्वायर डीटो। ठीक है, ऐसे ही है जैसे कांस्टेंट में देखो, यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऊपर आती है, परमिटिविटी नीचे आएगी। ठीक है, और E स्क्वायर डीटो ये सेम आ गया फॉर्मूला। ठीक, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर दी। ठीक, अब बात करते हैं मेन, जिससे ये जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, जो आपके फॉर्मूले हैं बेसिक्स, उनको मैंने डिस्कस कर लिया और उन्हीं के जरिए मैं आपके सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। और वही फाउंडेशन है, क्योंकि ज्यादा याद करना भी हानिकारक हो सकता है, तो ज्यादा हमें याद नहीं करना है और इन्हीं फॉर्मूलों को याद करना है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल और अगले चैप्टर जो थ्योरी है वो हम उसमें दोनों मैनेज कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो मेरे को जो बताना था वो मेन लॉजिक यही था, बताते थे आप जो बताना है मुझे ये, कि अगर आपका 100% लाना है नंबर रिजल्ट, वो भी पॉजिटिव, तो उसका एक ही तरीका है कि आप जो है रोल जो है आपका, मैं जो मेरा अनुभव कहता है वो 30% जो है वो कंसेप्ट का रहता है और 70% जो है वो क्वेश्चंस का रहता है कि आपने कितनी बार प्रैक्टिस करा है। बिकॉज ऑफ रीजन है, आप थ्योरेटिकली कितने भी मजबूत हों, कंसेप्ट आपका कितना भी पक्का हो, अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं देखे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता, कितनी मजबूत हो थ्योरी, क्योंकि वहां पे कंसेप्ट लगाने का टाइम नहीं मिलता है। वहां मजा तभी आता है और तभी आप कर सकते हैं जब क्वेश्चन आपको देखा हुआ मिले। और उसका एक ही तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ईएमएफ से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस करें। ठीक है, तो जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतनी ज्यादा आपकी सिक्योरिटी बढ़ती है रिजल्ट के पॉजिटिवनेस में। बाकी कंसेप्ट और थ्योरी बिल्ड करने से कुछ नहीं होता, तो खाली नोट्स बनाने में ना लगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। और मैं मानता हूं, जो मेरा अपना स्टैटिस्टिक्स कहता है कि अगर आपके पास कुल मिला के आपके पास टोटल बुक्स मान लीजिए 8 बुकें हैं और एक बुक में कम से कम आपके 700 से 700 सवाल बहुत हैं, 700 क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, एक बुक में आपने 700 क्वेश्चन करे हो तो 700 गुणा 8 और 0 8 7 56, वही 5600 क्वेश्चन हो रहे हैं और उनका 3 बार रिवीजन करना है, 3 टाइम रिवीजन, बस नंबर श्योर। 56 3 बार कितने ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं क्या? ना बहुत है, इतने काफी है भाई, ज्यादा भी नहीं भागने और इतने क्वेश्चन करने हैं। 700 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्या? मिल जाएंगे। 1 साल होता है यार प्रिपरेशन के लिए, कैसी बात कर रहे हो आप? 1 साल होता है और 24 घंटे होते हैं रात में, पूरा एक दिन में तो आप जरूर प्रयास करेंगे तो एक चैप्टर, एक बुक में 700 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। और 3 बार रिवीजन करना है, श्योरिटी है आप अंडर 100 या अंडर 50 ला देंगे अगर आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। पर होता यही है, हम समझाते हैं, आप सुनते हैं और खत्म कहानी। सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 70% मेहनत इसी बात की रहती है कि आपने कितने ज्यादा क्वेश्चन करें, आप जितने ज्यादा रूबरू हुए हैं क्वेश्चनों के साथ कि आपने ये क्वेश्चन देखा है या नहीं देखा है, वो ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करें, थ्योरी को ज्यादा याद रखें, ब्रेन में क्वेश्चन फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल याद रखने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।